आपने मैकेनिकल किया, उसके बाद आईटी में जॉब की, फिर वो भी छोड़ दी। अच्छा, पहले तो दिस इज अ बोल्ड डिसीजन इन इट्स ओन, Right. है ना? देन यू स्टार्टेड Carblog India, and how did you set that up, and what did you start doing, and what do you do right now on Carblog? तो टेक स्पेस में ब्लॉगिंग किया 2007 में शुरू किया। 2009 दिसंबर वाज व्हेन आई क्विट माय डे जॉब। आई हैव आल्सो स्टार्टेड अनदर ऑटोमोबाइल ब्लॉग व्हिच इज कॉल्ड कारब्लॉग इंडिया, जो मैं आज भी कर रहा हूँ। एंड इट हैज़ बीन माई लॉन्गेस्ट रनिंग प्रोजेक्ट। अभी 17 साल हो गए मुझे कारब्लॉग इंडिया करते हुए। तो कारब्लॉग इंडिया स्टार्टेड आउट ऑफ माई पैशन फॉर ऑटोमोबाइल्स। माई ग्रैंडफादर वाज अ टेलर, माई डैड यूज्ड टू बी अ टेलर व्हेन ही स्टार्टेड। इवन मेरे सारे कजन्स जो हैं वो भी मोस्टली किसी ना किसी बिजनेस में हुए। तो आई वाज ऑड वन आउट टू गेट इनटू अ प्रोफेशनल डोमेन लाइक दिस। इट वाज बेटर देन एनीथिंग दैट आई कुड हैव एक्सपेक्टेड माई सेल्फ। सो माई रियलिटी वाज मच बेटर देन माई एक्सपेक्टेशन। आज की डेट में भी मेरे पेरेंट्स, दे हैव ऑलवेज बीन सुपर सपोर्टिव। उन्होंने मुझे कभी इंटरफेयर नहीं किया कि तू ये मत कर या ये कर। दे हैव ऑलवेज बीन काइंड। Like, what's your long-term vision with Aam Aadmi Finance? Like, because that's what you're building now. So, what's your long-term vision? तो मेरा जो इंटेंट है ना आम आदमी फाइनेंस को लेके, वो ये है कि फाइनेंशियल लिटरेसी पे बात हो, लोगों तक पहुंचे, यंगस्टर्स तक पहुंचे जिनको हवा ही नहीं है। इकोनॉमिक्स जो हमें पढ़ाई जाती है ना, वो किसी काम की नहीं है। वो सिर्फ डिमांड सप्लाई और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा के वो सब समझते हैं कि हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा दिया तो अब ये गुरु हो गए वो। और मैंने 2019 में लगभग 5-6 साल पहले इस चीज को डेप्थ में समझना शुरू किया। 36-37 की ये चीज अगर किसी 20 ईयर ओल्ड या 22 ईयर ओल्ड को समझा दी जाए या बता दी जाए, भले उसको समझ बाद में आए, उसको बता दी जाए, सिखा दी जाए, तो वो अपनी लाइफ के 5 से 10 साल बचा सकता है इन द सेंस अपनी फाइनेंशियल जर्नी के वो 10 साल छोटा कर सकता है। मतलब जो मैंने अपनी 40 की एज में अचीव किया है, अगर जो फाइनेंशियल नॉलेज अगर ये मेरे को 20 में मिल जाती तो मैं ये 30-32 में अचीव कर लेता। अब तक मैं स्टॉक मार्केट में बहुत एक्टिव हूँ। मैंने इस चीज को सीखने में 6 साल दिए। द बिगेस्ट जॉय इन माई लाइफ टिल डेट इज लर्निंग। हमें हर एक डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इंजीनियर हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे टैक्सेशन नहीं जानना या मुझे फाइनेंस नहीं जानना। अगर आप इस डोमेन में रहते हो तो आप मेंटली कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। इस डेप्थ में घुसने के लिए आपको एक क्यूरियोसिटी चाहिए। Hi, Rohit. Welcome to Talking Through. Thank you for coming here and agreeing to speak with us. Before we move any further, would you like to tell us a little bit about yourself? How did you start, and where you are right now? First of all, thank you, Dipankar, for inviting me here. It's a privilege to be on this platform and have this talk with you. Some of my friends have been featured on your podcast, and I was actually looking forward to this. And when it comes to my journey, it's anything but regular. I'm born and brought up in Delhi. मेरा स्कूलिंग भी यहीं से हुआ है, कॉलेज भी दिल्ली से ही है, काम भी मैंने मोस्टली दिल्ली एनसीआर में ही किया है। Coming from a mediocre middle class family background, and my qualifications are I'm a mechanical engineer by qualification from one of the prestigious colleges in Delhi. It's called Delhi College of Engineering. 2006 में मैंने वहाँ से पास आउट किया और उसके बाद मैंने इंडस्ट्री में जॉब किया, बट मैकेनिकल इंडस्ट्री नहीं थी वो, मैंने आईटी सेक्टर में जॉब किया है। And I have worked in 2 different companies for around 2 years each. So I have 4 years of corporate work experience as a software engineer. तो काम मैंने मैकेनिकल में नहीं किया, सॉफ्टवेयर में किया because that came out of interest. And while I was in my day job, I started blogging around 2007. And I've always been into tech. तो मैंने टेक ब्लॉगिंग से शुरू किया। उस समय ब्लॉगिंग के बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं थे और ब्लॉगिंग वाज वेरी न्यू थिंग इन इंडिया। एंड उस टाइम के जो सबसे वेल नोन ब्लॉगर्स, इंडियन ब्लॉगर्स थे, दैट वाज मिस्टर अमित अग्रवाल। ही इज फ्रॉम आगरा, अभी भी इज एक्टिव। ही हैड अ ब्लॉग कॉल्ड labnol.org। तो ही वाज ट्राइंग टू डू सम ऑफलाइन मीटअप्स एंड ऑल। तो मैं उनसे दिल्ली में मिला था एक बार। फिर इवेंचुअली मैं उनके घर भी एक बार जाके उनसे मिला, अमित अग्रवाल। सो ही वाज अमंग द वेरी फर्स्ट फ्यू ब्लॉगर्स फ्रॉम इंडिया टेक स्पेस में। तो टेक स्पेस में मैं ब्लॉगिंग किया 2007 में शुरू किया। 2009 दिसंबर वाज व्हेन आई क्विट माय डे जॉब। दैट वाज माय सेकंड जॉब, बोथ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पहली जॉब भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही थी। तो तब तक मैं टेक ब्लॉगिंग ही कर रहा था प्राइमरीली, बट आई हैव आल्सो स्टार्टेड अनदर ऑटोमोबाइल ब्लॉग व्हिच इज कॉल्ड कारब्लॉग इंडिया, जो मैं आज भी कर रहा हूँ। एंड इट हैज़ बीन माई लॉन्गेस्ट रनिंग प्रोजेक्ट। अभी 17 साल हो गए मुझे कारब्लॉग इंडिया करते हुए। तो कारब्लॉग इंडिया स्टार्टेड आउट ऑफ माई पैशन फॉर ऑटोमोबाइल्स। मैंने क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री करी थी वहाँ से, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, वहाँ की जो स्टूडेंट टीम्स हैं
काफ़ी एक्टिव हैं, तो वहाँ पे हमारे कॉलेज में देयर इज़ अ टीम कॉल्ड डिफायंस रेसिंग। तो सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स एसएई करके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टूडेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है। वन ऑफ देम इज अ फार्मूला स्टूडेंट। सो व्हाट हैपेंस इज के कॉलेजेस से टीम्स आती हैं, फार्मूला कार्स बनाती हैं अपने कॉलेज में। तो वी फैब्रिकेट दैट कार विद इन द कॉलेज ऑल्सो। वो फिर अलग अलग कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, तो ट्रैक पे इवेंट होता है, प्लस द इवेंट इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग दैट कार। तो उनके बहुत सारे जूरी राउंड्स होते हैं, तो आपको क्वेश्चन करते हैं कि आपने कैसे बनाया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या था, आपने कैसे प्रोड्यूस किया, क्या पार्ट्स यूज करे, बिकॉज इट्स अ कार मेड आउट ऑफ स्क्रैच। तो आप पाइप्स को वेल्ड करके उसका फ्रेम बना रहे हो, फ्रेम बनाने से पहले आप लकड़ी से उसका डमी फ्रेम बना के उसके एर्गोनॉमिक टेस्ट कर रहे हो। सो दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट टीम। सो आई वाज वेरी प्रिविलेज्ड दैट आई वाज पार्ट ऑफ द सेकंड टीम। पहली टीम 2003 में पार्टिसिपेट करे थे, जो हमारे सीनियर्स थे एक साल, और हमने उनके साथ में काम किया, उनसे सीखा। वी वर द जूनियर टीम एंड वी पार्टिसिपेटेड इन 2005 जुलाई इन यूके। हम लोग अपनी गाड़ी लेके वहाँ गए थे। सो दैट इज वन ऑफ द डिफाइनिंग पॉइंट्स इन माय लाइफ, क्योंकि आई हैव ऑलवेज been from a very mediocre background in terms of my family background growing up, and my entire family is from business background. तो मेरे पूरे परिवार में, खानदान में किसी ने इंजीनियरिंग कभी नहीं किया इससे पहले। तो देयर आर फ्यू कजन्स जो मेरे से एल्डर हैं, they are now PhDs in physics and all, but इंजीनियरिंग साइड पे मैं पहला था। तो इस प्रोफेशनल साइड पे निकलने वाला आई वाज ऑड वन आउट इन माय फैमिली। देन गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी लाइक दैट वाज मैसिव। तो उस समय मेरे को रियलाइज नहीं होता था कि हाउ प्रिविलेज्ड आई एम टू गेट इनटू सच अ कॉलेज एंड गेट सच अपॉर्चुनिटीज। एंड एशिया से, नॉट इंडिया से, एशिया से पहली टीम जो थी ऑल ऑफ एशिया वाज दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, हु पार्टिसिपेटेड इन कॉम्पिटिशन। क्योंकि ज्यादातर टीम जो हैं वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स या फिर यूरोपियन कॉन्टिनेंट से थी। तो एशिया से हमारी पहली टीम, तो इट वाज अ ह्यूज डील बैक देन इन 2005। तो अभी उस समय मुझे लगता था कि यार कोई बड़ी बात नहीं है, बट व्हेन आई लुक बैक एंड आई फाइंड माई सेल्फ इन अ वेरी प्रिविलेज्ड पोजीशन। तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई गॉट सो क्लोज टू द ऑटोमोटिव डोमेन। बट एट द सेम टाइम व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई वाज अ नर्ड फॉर कंप्यूटर्स एंड एवरीथिंग। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, कंप्यूटर्स भी नहीं थे घर पे। स्कूल में ही सीखता था या दोस्तों यारों के यहाँ कंप्यूटर यूज करते थे। तो आई वाज अ कंप्यूटर गीक, देन आई वाज अ टेक गीक। मेरे पास साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, इंजीनियरिंग किया आउट ऑफ पैशन, नॉलेज। एंड अगेन a very interesting thing, I don't want to brag about this, but मेरे स्कूल में मेरे साथ में बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग के लिए, IITs वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। और बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे कोई भी फैमिली में ना कोई इंजीनियर है और ना ही कोई वेल क्वालिफाइड है, कुछ लोगों ने ही ग्रेजुएशन भी किया। तो मेरे फैमिली में मेरे को कभी किसी ने नहीं बोला कि तुझे IIT के लिए कोचिंग करना है या इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करनी है। तो मैं अपने दोस्तों यारों को देख देख के आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस। तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ, तुम भर रहे हो इस कॉलेज का, मैं भी भर देता हूँ फॉर्म। तो मैंने ऐसे कुछ फॉर्म्स भरे। अच्छा। एंड मैंने IIT का छोड़ के सारे एंट्रेंसेस क्लियर किए, बिकॉज IIT के लिए मैं प्रिपेयर नहीं था, मुझे उसका पैटर्न ही नहीं पता था कि उसमें सब्जेक्टिव एग्जाम भी देना होता है। तो मैंने अंदाजे से और देख देख के, जस्ट मिररिंग माय स्कूल फ्रेंड्स, मैंने इंजीनियरिंग के बहुत सारे एंट्रेंसेस क्लियर किए। उसमें से आई गॉट इनटू दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दिस वाज इन 2002। तो मेरी लाइफ का एक बहुत हाई पॉइंट है वो। उस समय मुझे ऐसा लगता था कि यार इसमें क्या बड़ी बात है, अगर मैंने खुद से तैयारी करके कर लिया है, बिकॉज मैंने कभी कोचिंग नहीं ली उसके लिए। तो मुझे लगता था मैंने खुद से तैयारी करके कर लिया तो ये बिग डील नहीं होगा। बट व्हेन आई गॉट इनटू दैट कॉलेज एंड आई रियलाइज्ड कि लोग 2-2, 3-3 साल ड्रॉप ईयर करके उस कॉलेज में आ रहे हैं, जहां मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट कोचिंग आ गया हूँ। दैट I know it sounds like bragging, but no, it's not bragging. It's I feel that I'm privileged, blessed, and maybe because of my parents and my teachers, they gave me the strength and the environment. But I think that was the high point of my life. उसके बाद से, क्योंकि once you get into a space जहाँ पे बहुत competitive लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग ultra competitive हैं, प्लस आपको एक एनवायरनमेंट मिल रहा है, एक कल्चर मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो वहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट था मेरे प्रोफेशनल लाइफ का, वो बहुत स्ट्रांग हुआ।
तो उसकी वजह से जो आगे की जर्नी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती चली गई। राइट, ग्रेट। आई मीन काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी, खासकर डिफेंस वाली। और आई मीन काफ़ी लोगों को सुनना चाहिए कि बिना कोचिंग के भी आप जा सकते हो अच्छे कॉलेजेस में, ऐसा नहीं है अगर आप फोकस करो तो। इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, यू नो। मुझे नहीं पता था कितना कंपटीशन होता है, Yeah. तो दैट वे आई वाज अंडर नो प्रेशर। Yeah. मेरे घर वालों ने कभी नहीं बोला कि तुझे करना है, Yeah. अंडर नो प्रेशर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आई गॉट इनटू बेस्ट ऑफ कॉलेजेस। आई वाज माय अनदर ब्रैगिंग पॉइंट, आई वाज माय स्कूल टॉपर अक्रॉस द स्ट्रीम्स, मतलब एब्सोल्यूट टॉपर इन माय स्कूल इन दैट ईयर। तो every college in Delhi University was open for me because of my percentage. I would not want to say exactly, but I could get into any college. Plus उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आईटी में बीएससी शुरू किया था, बीएससी आईटी, उसमें भी मेरा क्लियर हो गया था, आईपी यूनिवर्सिटी में भी क्लियर हो गया था, डीसी में भी क्लियर हो गया था, एमएनआर में भी क्लियर हो गया था। आई हैड 4 or 5 choices उस समय, and I could get into any graduation college, but this is the best I could get, and I feel very lucky. Yeah, of course. Anybody coming from that college is obviously lucky just by the sheer amount of competition that exists, because we're in India and everybody wants to get there. Yeah, so yeah, that's always there. अच्छा, आपने मैकेनिकल किया, उसके बाद आईटी में जॉब की, फिर वो भी छोड़ दी, है ना? तो अच्छा, पहले तो दिस इज अ बोल्ड डिसीजन इन इट्स ओन, Right. है ना, कि आप सेफ्टी नेट छोड़ के कुछ और करोगे, Exactly. है ना? then you started Carblog India, and how did you set that up, and what did you start doing, and what do you do right now on Carblog India? तो मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि एक तो आई एम ऑड वन आउट इन माय फैमिली, तो बिजनेस फैमिली है मेरे। माय डैड स्टिल रन्स अ शॉप, ही रन्स अ स्मॉल रिटेल प्लस होलसेल सॉर्ट ऑफ बिजनेस। वो बड़ा कन्वेंशनल बिजनेस है। माय ग्रैंडफादर वाज अ टेलर, माय डैड यूज्ड टू बी अ टेलर, देन ही स्टार्टेड दिस बिजनेस। सो इवन मेरे सारे कजन्स जो हैं वो भी मोस्टली किसी ना किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। तो आई वाज ऑड वन आउट टू गेट इनटू अ प्रोफेशनल डोमेन लाइक दिस। दूसरा, घर वालों से कभी प्रेशर नहीं था, प्लस द career trajectory that I got into by the grace of God or blessings of my elders, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए एक ऐसा पॉइंट था जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो it was better than anything that I could have expected myself. So my reality was much better than my expectations. तो मेरे लिए ना वो hurdles नहीं थे। तो कई बार क्या होता है कि जैसे आज के टाइम में मैं देखता हूँ, स्पेशली जो बहुत पेरेंट्स हैं जो बहुत एलीट बैकग्राउंड से हैं, वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो मेरे पे वो एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के वो अचीवमेंट्स नहीं थे, तो उन्होंने कभी नहीं ये सोचा कि ये टॉप टियर कॉलेज में जाएगा या ये फिर एमबीए करेगा या फिर इसको आईआईएम या एफएमएस क्लियर करना है। बिकॉज मेरा तो इंजीनियरिंग निकल गया, वो भी मेरे लिए एक मिरेकल था। तो आईआईएम या एफएमएस तो मेरे रडार पे नहीं था। मुझे इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट पता भी नहीं था कि आईआईएम्स एग्जिस्ट करते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इंजीनियरिंग में पढ़ाते क्या हैं। मतलब आई वाज जस्ट मिररिंग माय स्कूलमेट्स। तो मैं इस कॉलेज में पहुंच गया कि तैयारी करते करते हाँ चलो ये किताबें पढ़नी है, ये एंट्रेंस होता है, ये भर दिया, पहुंच गए। अगर मेरा वैसा फोकस्ड होता है, गाइडेंस होता, शायद मेरा ट्रेजेक्ट्री अलग होता, शायद मैं कॉर्पोरेट में ही रहता, शायद मैं एमबीए करके कॉर्पोरेट लैडर में ही ऊपर जाता। बट बिकॉज क्योंकि मेरा घर से कोई प्रेशर नहीं था, तो आई वाज द पर्सन कॉलिंग द शॉट्स। तो मेरे घर वालों ने, जब मैंने जॉब ज्वाइन किया, मेरे पास उस समय भी 3 जॉब ऑप्शंस थे कॉलेज के बाद में। अगेन इट माइट साउंड लाइक ब्रैगिंग, बट दिस इज द फैक्ट। तो मेरे पास कॉलेज से 2 जॉब ऑफर थे और एक ऑफ कैंपस ऑफर था। आई chose to get into one of those jobs. One was a core mechanical engineering का job with one of the car makers, one of the biggest car makers in India. मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगा। So as a engineering trainee वहाँ पे मेरे पास एक वो करियर ऑप्शन था और 2 सॉफ्टवेयर जॉब्स थे। One was the biggest employer of software engineers in India. फिर again I would not like to name. And another was a company which was a product company, slightly smaller in size, but they were paying well. But because I came from a background जहाँ पे finances were never in abundance, तो मेरे लिए it was a very easy decision. जहाँ पे best salary मिल रहा है, join कर लो। मैंने कर लिया, ठीक है। एंड आई डिड नॉट रिग्रेट दैट डिसीजन। वहाँ की टीम मेरे को बहुत अच्छी मिली, वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिला, लोग बहुत अच्छे थे वहाँ पे। 2 साल मैंने वहाँ काम किया एंड उसी दौरान मैंने ब्लॉगिंग करना शुरू किया आउट ऑफ हॉबी। ये ब्लॉग मैंने एक फ्रेंड के साथ शुरू किया था, हम 2 लोगों ने मिलकर इसको शुरू किया। हम दोनों इस पे काम करते थे
ही ऑल्सो इज फ्रॉम माई स्कूल, तो अभी हम साथ में काम नहीं करते हैं, ही वर्क्स ऑन हिज ओन एंड आई विश हिम द बेस्ट। हमने कुछ साल साथ में काम किया, फिर ड्यू टू सम प्रैक्टिकल रीजंस हमने अपना अलग अलग कर लिया। एंड वो टेक ब्लॉग ने मेरे को एक्सपोजर दिया कि इस डोमेन का, कि ब्लॉगिंग भी कुछ होता है, ऑनलाइन कंटेंट भी होता है। उस समय में देयर वर नॉट मेनी ब्लॉग्स, देयर वर नॉट मेनी आई वुड से कंज्यूमर्स ऑल्सो, क्योंकि इट वॉज एन इवॉल्विंग डोमेन। इंटरनेट भी इंडिया में उस समय धीरे धीरे बढ़ रहा था, मोबाइल इंटरनेट तो ना के बराबर था, 2007-8 की बात कर रहे हैं हम। तब ब्रॉडबैंड भी मोस्टली पहले डायल अप मॉडेम्स के थ्रू आता था। तो जो हमारी जनरेशन के लोग हैं वो जानते होंगे कि डायल अप मॉडेम्स होते हैं, जो जब आप उसको कनेक्ट करते थे तो वो अजीब सी रोबोटिक आवाजें निकालता था, चर्र चर्र, फिर उसके बाद वो कनेक्ट करता था। और वो भी एक वो भी आता था कि फोन से उसमें कनेक्ट हो रहा, और उसकी स्पीड होती थी 56 kbps। तो उस एरा के बाद में लगभग 2008-9 में MTNL ने अपना ब्रॉडबैंड लॉन्च किया, जो कि जिसकी स्पीड होती थी 128 Mbps, 256 Mbps, और पूरे महीने का 400 MB मिलता था, 250 MB, 400 MB। तो जितना तो अब हम एक वीडियो स्ट्रीम करके खत्म कर देते हैं 5 मिनट में, वो पूरे महीने का डेटा होता था। तो उस समय पे, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डेटा कॉस्ट एंड रिस्ट्रिक्शंस, वीडियो फॉर्मेट्स पॉपुलर नहीं थे, टेक्स्ट फॉर्मेट ही चलता था, और ब्लॉग्स जो थे उस समय मशरूम कर रहे थे। तो लोगों को कुछ भी रिसर्च करना होता था। इंटरनेट वाज रिलेटिवली अ न्यू फिनोमिना बैक देन, मतलब था बट इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं था, तो हमारी ऑडियंस साइज भी छोटा था। तो धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू हुआ। देयर वर एडवर्टाइजर्स हु वुड पुट एड्स ऑन योर वेबसाइट, तो उसके थ्रू देयर इज स्टिल गोइंग गूगल एडसेंस प्रोग्राम है। तो आप जब अपना ब्लॉग या वेबसाइट चलाते हो तो उसमें आप एड्स प्लेस कर देते हो, तो उसके थ्रू मेरे को कुछ पैसे मिलने शुरू हुए, मतलब द वेबसाइट स्टार्टेड अर्निंग सम मनी। एंड विद इन 3 years, बाय 2009 का एंड और 10 बिगनिंग, द वेबसाइट जिसपे मैं दिन में 2 घंटे 2.5 घंटे काम कर रहा था was giving me 70-80% of my salary, and I was not underpaid, trust me। उस समय 2009 के दिसंबर की बात है, मैं अपने पीयर्स से ज्यादा कमा रहा था, और उस सैलरी का भी 70% मेरा 2-3 घंटे के एफर्ट में आ रहा था। तो दैट वाज अ नो ब्रेनर कि भैया ये अपकमिंग चीज है, चल रही है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, और पैसे आ रहे हैं हर महीने। एंड प्लस 4 years into the IT जॉब, जनरली जो लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रहे हैं उनको पता है कि एक मोनोटनी ट्राइज टू सेट इन, और द जॉब, जैसे when you are a nerdy person, you want to learn new things, you want to explore new things, give yourself challenge। तो मेरा बिहेवियर वैसा है, जैसे हम अभी कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि you're looking for new things, challenges, learning more, तो मेरा भी कुछ वैसा ही है। तो मेरे को ना वो मोनोटनी सेट होने लगी, मेरे को लगा यार ये सेम चीज मैं रोज कर रहा हूँ, इसमें कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा, नया कुछ करने को नहीं मिल रहा। और जो प्रोग्रेशन है वो भी ये है कि आप इंजीनियर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर से सीनियर इंजीनियर बन जाओगे, फिर टेक लीड बन जाओगे, फिर मैनेजर बन जाओगे, बट काम वही है लार्जली, प्रोजेक्ट्स वही है, चैलेंज लेवल ज्यादा चेंज नहीं हो रहा। तो वो भी मेरे को एक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आने लगा था जॉब से। तो आई टुक दैट डिसीजन कि यार अगर मैं 70% ऑफ माई सैलरी आई एम मेकिंग, और मैं अपनी टर्म्स पे काम कर सकता हूँ, अपनी जर्नी खुद से डिजाइन कर सकता हूँ, तो व्हाई नॉट। एंड द ब्लेसिंग ऑन टॉप ऑफ दैट वाज कि मेरे घर वालों से कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि मैं उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत बेटर कर रहा था। तो उन्हें लगा कि यार अगर ये यहाँ तक खुद से आ गया है और आगे कोई डिसीजन ले रहा है तो ठीक ही ले रहा होगा, बिकॉज दे डिड नॉट हैव एनी इनपुट टू गिव मी। तो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के उन्होंने कभी मुझे नहीं बोला कि तू ये कर या वो कर। तो आई कुड टेक ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू माय एजुकेशन, रिलेटेड टू माय करियर, रिलेटेड टू माय बिजनेस, प्रोफेशन एंड एवरीथिंग। सो फार आज की डेट में भी मेरे पेरेंट्स, they have always been super supportive। उन्होंने मुझे कभी इंटरफेयर नहीं किया कि तू ये मत कर या ये कर। they have always been kind। right। and obviously when you do your own thing तो आप और भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं, right? हाँ, learning is there, immense responsibility is there, क्योंकि जब आप जॉब में होते हैं तो आपको पता है कि आपको ये set of tasks are your tasks, बाकी 100 लोग और हैं जो अलग अलग रोल्स में हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। तो when you are running a venture of your own, जब आप अपना ऑफिस खोलते हो तो आपको सफाई करने वाले से लेके आपके ऑफिस में पानी कौन लेके आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, वहाँ की साफ सफाई, खाना पीना, स्टाफ, अपना वर्क स्पेस, सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो आप अपने आप को जब शुरू करते हो कुछ नया तो आपको लगता है कि हाँ मैं तो राजा हूँ, मैं CEO हूँ,
बट एक्चुअली में आप हर सब चीजें कर रहे होते हो जो आप जॉब में कभी नहीं कर रहे हो। आपको नहीं पता ना कि आपकी पेंट्री कौन मैनेज कर रहा है ऑफिस में, Right. अगर आप जॉब में जा रहे हो तो राइट राइट आपको नहीं पता कि कॉफी का पैकेट कब खत्म हो रहा है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप ऑफिस में हो तो बाथरूम में साबुन जो रखा है वो कब खत्म हो रहा है, वो भी रिप्लेस करना है आपको। और जो सफाई वाले को पैसे कब देने हैं और इंटरनेट का कनेक्शन का क्या करना है, तो वो सब चीजें दे आर टेकन केयर ऑफ व्हेन यू आर इन एज एन एम्प्लॉई विद समवन। तो वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। एंड बिकॉज मेरी कोई ऐसी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, आई वाज स्टार्टिंग ऑन माय ओन, मेरे लिए वो फ्रीडम बहुत मैटर करती थी, तो मुझे वो अच्छा लगा। एंड आफ्टर आई गॉट आउट ऑफ माय डे जॉब, तो मेरे पास उस समय मेरा जो टेक ब्लॉग था वो चल रहा था। इसके अलावा मैंने कार ब्लॉग इंडिया, क्योंकि मैंने 2008 में शुरू किया था एज अ हॉबी प्रोजेक्ट, बट उसको अब मैंने प्रोफेशनली काम करना शुरू कर दिया बिकॉज नाउ आई हैड द टाइम। फिर मैंने टीम बनाई उसके लिए और अब पिछले 17 साल से वो चल रहा है। इट इज वन ऑफ द लीडिंग ऑटोमोबाइल ब्लॉग्स इन इंडिया। आज की डेट में आप कार ब्लॉग इंडिया सर्च करेंगे तो वी आर अमंग मे बी टॉप 5 इजीली इन टर्म्स ऑफ रीच। हमारा जो एनुअल, इनफैक्ट हमारा जो मंथली रीच है इट रन्स इन करोर्स। हम सभी प्लेटफॉर्म्स हैं, सो वी आर अ वेबसाइट, वी आर अ यूट्यूब चैनल, वी आर प्रेजेंट ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एवरीवेयर। और हमारा जो ऑडियंस बेस है हमें बहुत प्यार मिला है। आई वुड से आई वुड नॉट यूज एनी अदर वर्ड बिकॉज आवर व्यूअर्स ऑडियंस हैज बीन वेरी काइंड टू सपोर्ट अस ऑल थ्रू। इंडस्ट्री में भी हमें एक अच्छा रिस्पेक्ट मिला है एंड दैट ब्रांड नेम एंड दैट प्रोजेक्ट आई हैव नर्चर्ड इट पर्सनली फॉर लास्ट 17 years। तो मेरी टीम में बहुत चेंजेस हुए हैं across these years. So I am the founder of Car Blog India, and अभी I have brought in one of my ex-employees as my partner few years back. So now he is partner with Car Blog India. तो we are doing good job और हम अभी उस पर बहुत एफर्ट लगाते हैं। तो this is one of the 2 projects that I am actively doing now. इसके अलावा 2012 से लेके लगभग 2020 तक, लगभग 8 साल तक मैंने एक इंटेलेक्ट डाइजेस्ट के नाम से एक ब्रांड है जो अभी भी एक्टिव है, बट मैं उस पर भी ज्यादा कंटेंट नहीं डालता हूँ। इट्स अ टेक प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम टेक न्यूज और रिव्यूज करते थे। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द चैनल्स विद फास्टेस्ट ग्रोथ इन इट्स अर्ली ईयर्स। तो 2016 के बाद जियो के आने के बाद में थोड़ा सा उस स्पेस में डिसरप्शन और कंपटीशन प्लस थोड़ा वो स्पेस ना डिसरप्ट हो गया। उसका रीजन भी ये है कि यूट्यूब में जो क्रिएटर्स हैं ना, नंबर ऑफ क्रिएटर्स, वो 2016 के बाद एक्सपोनेंशियली बढ़ गए। तो उससे पूरी इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस आए जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। प्रायर टू 2016 देयर वर फ्यू क्रिएटर्स, देयर वर फ्यू व्यूअर्स, डेटा वाज एक्सपेंसिव। तो जो एड इन्वेंट्री होता है जिसको एडवर्टाइजिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं, तो सिंस देयर वर फ्यू व्यूअर्स, तो व्यूज कम थे तो इन्वेंट्री कम था, तो वो इन्वेंट्री काफी एक्सपेंसिव होता था। तो अगर हम सपोज 1 लाख व्यूज जनरेट कर रहे हैं ऑन आवर कंटेंट विच वाज मैसिव बैक देन, अभी उतना मैसिव नहीं है, अभी तो वो 1 लाख का नंबर बहुत छोटा दिखता है। उस समय द पे आउट्स यूज्ड टू बी वेरी गुड। तो इन दैट ड्यूरेशन I was maintaining an office, team of 5, dedicated video editor, in-house studio, and everything. We were doing video creation. We were rolling out 5 to 6 videos a week, like almost a video a day on the tech blog. तो वो समय काफी अच्छा था, उसके लिए थ्राइविंग था। बट अब वो धीरे धीरे ना 2016 के बाद ये इंडस्ट्री एकदम से शिफ्ट हो गई, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए, बहुत सारे व्यूज आ गए। तो जो एडवर्टाइजर्स हैं उसके पास बहुत इन्वेंट्री हो गई। तो जो एड रेट्स हैं दे प्लमेटेड बाय, how should I say, they plummeted by 90%. So अगर मैं आपको एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं दे सकता, बट अगर मैं 100 रुपए कमा रहा था 2015 में, तो 2017 में मैं 10 रुपए कमा रहा था उसी व्यूअरशिप पे। तो अब जो मैंने स्टूडियो इक्विपमेंट और जो सेटअप, टीम, सैलरीज जो सेटअप किया था, उस सब कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए अब वो 10% कॉस्ट में मैं नहीं कर सकता था। तो आई हैड टू स्केल डाउन दैट ऑपरेशन। तो वो बिजनेस मेरा मुझे स्केल डाउन करना पड़ा। मतलब मैंने बंद तो नहीं किया है, अभी भी वो चैनल एग्जिस्ट करता है, उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है तो मैं उस पर कंटेंट क्रिएट करता हूँ, बट अब मैंने वहाँ फोकस काफी कम कर दिया बिकॉज उसकी जो बिजनेस वायबिलिटी थी इट वेंट फॉर अ टॉस आफ्टर 2016 एंड 17। स्पेस में काफी लोग आ गए थे ना। हाँ, आप
तो ये कह लीजिए कि स्पेस में लोग आ गए थे या इन्वेंट्री बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो उसकी जो बिजनेस वायबिलिटी है इट वैनिश्ड ओवर द इयर्स आफ्टर 2017। तो 2020 में जब कोविड आया तो सब कुछ बंद हो गया, तो उस समय फोन लॉन्चेस नहीं हो रहे थे, हम कुछ नया कंटेंट नहीं क्रिएट कर पा रहे थे, इट वाज मोस्टली अबाउट गैजेट रिव्यूज। तो हमें नए गैजेट्स नहीं मिल रहे थे, तो हमने उसको धीरे धीरे स्केल डाउन करके उसको अभी डॉर्मेंट छोड़ दिया, टीम को स्केल डाउन कर दिया, रिसोर्सेज कम कर दिए वहाँ पे। तो एलोकेशन, क्योंकि आप जब बिजनेस ओनर होते हो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपका एक प्रोजेक्ट जो है वो कमा रहा है, उसमें से आप कुछ पैसा खर्चते हो, टीम हायर करते हो, रिसोर्सेज रखते हो, आप उनको पे करते हो और उसके बाद में थोड़ा प्रॉफिट आप घर ले जाते हो। जब उसकी वायबिलिटी खराब हो जाती है देन यू हैव टू स्केल डाउन योर ऑपरेशंस एंड फोकस ऑन द प्रोजेक्ट्स व्हिच आर मेकिंग मनी। एंड फॉर्चुनेटली राइट फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम 2006 जब से मैंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट करी, जब मैं जॉब में था तो मैं टेक ब्लॉग कर रहा था, तो मेरे पास 2 रेवेन्यू स्ट्रीम्स थे, एक मेरी सैलरी आ रही थी और एक जो मेरे टेक ब्लॉग से थोड़ी बहुत अर्निंग आती थी। जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी तो मेरी सैलरी आनी बंद हो गई, लेकिन जो मेरा टेक ब्लॉग था वो अभी भी पैसे कमा रहा था। कार ब्लॉग इंडिया ने पैसा कमाना शुरू कर दिया क्योंकि अब मैं उस पर फुल टाइम काम कर रहा था, फिर मैंने उस पर टीम बनाई, तो कार ब्लॉग इंडिया हैज ऑलवेज बीन अर्निंग मनी फॉर मी सिंस 2010। अभी 2008 में मैंने उसको स्टार्ट किया था, हमने अभी 17 साल कंप्लीट किए, लेकिन 15 साल मैंने उसको प्रोफेशनली चलाया, वो आज भी अच्छा पैसा कमाता है। तो 2010 से लेके अभी तक इट इज वन ऑफ माय प्राइमरी सोर्सेज ऑफ अर्निंग्स। देयर वाज अ फेज इन बिटवीन जब टेक ब्लॉग से मुझे ज्यादा पैसे आते थे, तो तब मैं टेक ब्लॉग में ज्यादा रिसोर्सेज और ज्यादा टीम को पैसा लगाता था उधर, क्योंकि मेरे को वो पैसा ज्यादा बना के देता था। बट व्हेन द रेवेन्यूज प्लमेटेड तो फिर मैंने वहाँ की टीम भी थोड़ी सी स्केल डाउन की, रिसोर्सेज भी वहाँ स्केल डाउन किए, एलोकेशन कार ब्लॉग की तरफ और अपना फोकस भी यहाँ बढ़ाया। 2019 से अब तक मैं स्टॉक मार्केट में बहुत एक्टिव हूँ। मैंने इस चीज को सीखने में 6 साल दिए। 2019 से मैं इन्वेस्टिंग सीख रहा हूँ कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं, क्योंकि मेरे को ना ये जब से मेरा गैजेट्स की तरफ फोकस कम हुआ तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम भी था प्लस अपॉर्चुनिटी भी थी। एंड सिंस आई एम अ लर्नर, मैं ना इनहेरेंट लर्नर हूँ, मुझे लगता है कि मैं अभी आई एम 41 years of age, I look older but I am 41। मुझे लगता है कि the biggest joy in my life till date is learning। मेरा ये मेरी पर्सनालिटी है, मेरा बिहेवियर है, आप इसको कह सकते हो। The bragging that I did in the introduction is because मेरा हमेशा से एप्टीट्यूड लर्निंग का रहा है। मेरे को अगर मेरे को पता चलता है आप कुछ काम करते हो तो मैं आपसे 5 सवाल जरूर पूछूंगा उस काम को लेके, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपसे कुछ लर्निंग ले लूं, मैं आपसे कुछ सीख लूं। मेरा वो एप्टीट्यूड है, मुझे लगता है कि मैं कुछ सीखूं, भले वो डोमेन कैसा भी। तो फाइनेंस ने मुझे हमेशा से इंट्रीग किया है, बट मैं कभी उसके लिए इतना टाइम नहीं निकाल पाया। बट 2019-20 जो ये कोविड का टाइम था उससे थोड़ा पहले से ही मैं फाइनेंशियल मार्केट्स को समझने लगा और उसको सीखने में मैंने 5-6 साल लगाए। थोड़ा नुआंस होता है, शुरू में समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और फाइनेंस मेरे को ऐसा लगता है ये ऐसा डोमेन है जिसके रूट जो है ना वो हर डोमेन में जाते हैं। मैंने अभी पुअर चार्लीज एल्मनैक, जो चार्ली मंगर की किताब है, वो भी फिनिश करी। तो उसमें काफी कम लोगों ने पढ़ी है वो। हाँ, तो चार्ली मंगर जो कि लेजेंडरी इन्वेस्टर रहे हैं, अभी ही इज नो मोर, जो वॉरेन बुफे जी के लॉन्गेस्ट पार्टनर रहे हैं बर्कशायर हैथवे में। उन्होंने जो उसमें अपनी लाइफ की लर्निंग बताई, उन्होंने बोला है कि हमें हर एक डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इंजीनियर हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे टैक्सेशन नहीं जानना या मुझे फाइनेंस नहीं जानना। अगर आप इस डोमेन में रहते हो तो आप मेंटली कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। और अगर आपको फाइनेंस में अच्छा होना है ना तो आपको हर डिसिप्लिन के बारे में जानना है। कल ही मैं अपने कॉलेज के सीनियर हैं, हमारे मित्र हैं, उनसे मिला था। ही वर्क्स फॉर अ डेटा सेंटर कंपनी, इज वर्किंग इन सिंगापुर राइट नाउ। तो मैं उनसे डेटा सेंटर के नुआंसेस समझ रहा था। हम लोग डिस्कशन ये कर रहे थे, क्योंकि अब मैं फाइनेंशियल मार्केट्स को बहुत ट्रैक करता हूँ। तो स्मॉल साइज मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं आजकल, तो हम ये डिस्कशन कर रहे थे क्योंकि डेटा सेंटर में पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। तो मैं उनसे ये डिस्कशन कर रहा था कि एसएमआर की क्या वायबिलिटी है डेटा सेंटर को लेके, which has nothing to do with what I do, but I am always curious to learn new things, because मैं ट्रैक करता हूँ फाइनेंशियल मार्केट को, तो हर एक चीज से लिंक्ड होती है। तो डेटा सेंटर कहाँ से आ गए? अब हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ड्राइव करने के लिए डेटा सेंटर्स चाहिए, जहाँ पे वो एक्चुअल में जो कैलकुलेशंस होती हैं। डेटा सेंटर्स को ड्राइव करने के लिए मैसिव अमाउंट ऑफ पावर चाहिए। उस पावर की वजह से बहुत
वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ डिस्ट्रप्शंस हुए हैं और नई नई इनोवेशंस भी हो रहे हैं एट द सेम टाइम। तो आई वाज डिस्कसिंग विद हिम कि आप डेटा रिडंडेंसी कैसे इंश्योर करते हो, पावर रिडंडेंसी कैसे इंश्योर करते हो, आपका बिजनेस कैसे चलता है। तो मेरे को जहाँ से जो कुछ सीखने को मिलता है ना, मैं आपके साथ भी आधा घंटा 1 घंटा स्पेंड करूंगा तो मैं आपसे भी आपके डोमेन के बारे में जानूंगा, आपको समझूंगा। तो ये मेरा नेचर है। तो 2019 से लेके अभी हम 2025 के लगभग एंड में आ गए हैं, सितंबर में हम बैठे हैं। तो ये समय मैंने फाइनेंशियल मार्केट्स को समझने में लगाया। मैंने समझा कि स्टॉक्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनके प्राइसेस ऊपर नीचे कैसे होते हैं। मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज लिए टेक्निकल एनालिसिस में, फंडामेंटल एनालिसिस में। मैं अभी भी बहुत सारे लेजेंडरी इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया के, मैं उनके 2-2, 3-3 घंटे के पॉडकास्ट सुनता हूँ, मैं उनके इंटरव्यू सुनता हूँ, मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं, उनके पॉडकास्ट सुनता हूँ। कुछ लोग अभी भी ऐसे जो एक्टिवली पॉडकास्ट करते हैं, हफ्ते में 1 बार 2 बार, ज़्यादा भी डालते हैं, उनको उनके माइंडसेट में उनके घुसने की कोशिश करता हूँ, उनकी किताबें पढ़ता हूँ। तो मुझे समझ में आता है कि कोई इंसान जब कोई किताब लिख रहा है, जैसे पुअर चार्लीज एल्मनैक है जो चार्ली मंगर की किताब है, वो एक ऐसी किताब है जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी का 50-60 साल का एक्सपीरियंस और लर्निंग्स को निचोड़ के एक किताब में डाल दिया। एंड आई एम हैविंग गूज बम्स राइट नाउ। मैं जब सोचता हूँ ना ये बात, तो मैं ऐसा एस्थेटिक सा फील करता हूँ। मुझे लगता है कि यार आई एम सो प्रिविलेज्ड कि मेरे पास एक्सेस है उस चीज का। मतलब इट्स अ ब्लेसिंग इन आवर टाइम्स कि हम ऐसे लेजेंडरी लोगों की लाइफ का एक्सपीरियंस एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। तो वॉरेन बुफे के जो एसेज हैं उस पर भी कुछ किताबें हैं, मैंने वो भी सुनी हैं। मार्केट विजर्ड्स करके एक बुक है जिसमें बहुत सारे लेजेंडरी ट्रेडर्स के इंटरव्यूज हैं, वो सब पढ़े सुने। मतलब मैं ऑडियो बुक ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ, तो वो सब सुने, उससे उनके माइंडसेट समझ में आए। जेसी लिवरमोर की एक बहुत पॉपुलर किताब है, रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर। जेसी लिवरमोर 1945 या 46 में ही एक्सपायर्ड। ही वाज एक्टिव इन फाइनेंशियल मार्केट्स फ्रॉम 1904-5 टू 1940s। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी ट्रेडर्स ऑफ हिज टाइम। तो जब यूएस में जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 29 में, उसमें सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले वो ट्रेडर थे। तो उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी उसमें शेयर करी है। तो मेरे को ये समझ में आता है फाइनेंशियल मार्केट्स आर लार्जली अबाउट साइकोलॉजी, बिहेवियरल फाइनेंस, जैसे हम थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे। तो मैं बिकॉज ऑफ माई नेचर ऑफ डिगिंग डीप इनटू थिंग्स, मैं इतना घुस गया इसके अंदर कि मुझे लगा कि यार मुझे सीखना है तो मुझे ढंग से सीखना है। तो पहले मुझे लगा कि इट्स मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस, तो उसके कई कोर्सेज किए, उसको उधेड़ के सीख लिया जितना। बट देन आई रियलाइज इट इज नॉट ओनली टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड। इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ प्राइस मूवमेंट। यस, वो प्राइस मूवमेंट को प्लॉट कर रहा है, आप उसके ऊपर जितने मर्जी इंडिकेटर लगा दीजिए, तो आपका जो उसका इनपुट है वो प्राइस मूवमेंट है। और प्राइस जो है वो इमोशन से ड्राइव हो रहा है। इमोशन जो है वो या तो डिमांड सप्लाई से आ रहा है या वो ग्रीड फियर से आ रहा है। दैट्स व्हाई आई सेड दैट बाहर से जो इनपुट उसको मिल रहा है वो उस पे चल रहा है, राइट? तो टेक्निकल एनालिसिस इज एन आउटपुट ऑफ प्राइस एंड द इनपुट ऑफ प्राइस इज इमोशन और डिमांड सप्लाई। एज वी डिस्कस के डिमांड सप्लाई बहुत कम लोग समझते हैं। तो डिमांड सप्लाई के पीछे जो है वो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स को समझना, अब मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूं तो मैं बहुत चीजों को डेप्थ तक उनके ऑपरेशनल बिहेवियर से समझ सकता हूं। जैसे ये डेटा सेंटर वाली बात है, एआई की बात बहुत लोग करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि एआई को चलाने के लिए उनके बैकग्राउंड में क्या क्या लगता है। एआई को एनेबल करने के लिए किस तरह के आपको सेमीकंडक्टर्स चाहिए, किस तरह के डेटा सेंटर्स चाहिए, उसके लिए किस तरह की पावर चाहिए, किस तरह की कनेक्टिविटी चाहिए। उस कनेक्टिविटी के लिए सबसी केबल्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क होता है, कौन सा नेटवर्क उसको सपोर्ट कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता, कहाँ पे आप उसको कर सकते हो, क्या जोनिंग कर सकते हो। इस डेप्थ में घुसने के लिए आपको एक क्यूरियोसिटी चाहिए, और आई फील ब्लेस्ड वो मेरे में है। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट एआई। मतलब मैं आई वुड कॉल माई सेल्फ एन ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट एज वेल। तो मैं, क्योंकि मैंने गाड़ी अपने हाथ से बनाई है, मैंने उसके एक नट बोल्ट कसे हैं, मैंने उसके पुर्जे खोल के देखे हैं। तो जब मैं किसी गाड़ी के बारे में समझता हूँ, मैं उसके इंजन के बारे में समझता हूँ, मैं कई बार उसके 1.5-2 घंटे के वीडियोस देखता हूँ इंजन के टीयर डाउन के। अब पीछे होंडा ECVT टेक्नोलॉजी लाया था इंडिया में, दिस वाज अराउंड 2021। उसके बाद में मारुति जो है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स लाया। अभी EVs का जमाना है। तो ये कैसे काम करते हैं, मैं इनके गियर बॉक्स के अंदर के कौन से गियर मैकेनिज्म किस तरह से काम करते हैं, मैं उस डेप्थ तक उसको समझना चाहता हूँ। नॉट बिकॉज कि मेरे को वो लिखना है अपने ब्लॉग पे जाके या किसी को समझाना है,
वो इसलिए कि मेरी क्यूरियोसिटी है जानने के लिए कि यार ये सिस्टम इतना अच्छा कैसे काम कर रहा है, या why is a hybrid car able to deliver you 20 plus kmpl of mileage whereas a non hybrid is delivering you only 15, इतना डेल्टा कैसे क्रिएट कर रहे हैं, उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, तो मैं उसके जड़ में घुस जाता हूँ. इट इज अ वेरी बैड हैबिट ऑल्सो बिकॉज इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. तो अगर आप डे जॉब में हैं तो ये सब एडवेंचर ना करें, आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे. ओनली इंडिपेंडेंट पीपल लाइक अस जो जिनके पास में बॉस नहीं है, जाके रिपोर्ट नहीं करना है, वो 2 घंटे 2.5 घंटे लगा सकते हैं ऐसे लंबे लंबे इंजन टीयर डाउन देखने के लिए. बट वो मेरा नेचर है कि मैं चीजों की ना जड़ में घुसना चाहता हूँ. तो मैंने फाइनेंशियल एनालिसिस को समझा प्राइस बिहेवियर से, फिर मैंने उसको समझा फंडामेंटल और मैक्रो इकोनॉमिक के बिहेवियर से, फिर मैंने उसको समझा बिहेवियरल साइकोलॉजी के नजरिए से, फिर मैंने उसको स्टडी किया. शुरू के 2-3 साल आप मान के चलिए कि जब भी कोई बंदा नया स्टॉक मार्केट में आता है ना, वो नुकसान करता है बिकॉज हम उस समय इमोशन से ड्रिवन होते हैं, लॉजिक से नहीं होते. हम देखते हैं यार इसका प्राइस ऊपर जा रहा है, उसका प्राइस नीचे जा रहा है. मैं किसी स्टॉक का नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज इट इज नॉट स्मार्ट थिंग टू डू. तो मैंने बहुत सारे ऐसे गलत डिसीजंस लिए शुरू में, और उस समय जब मार्केट बहुत अच्छी चल रही थी कोविड के टाइम में, क्योंकि 2019 में मैंने सीखना शुरू किया, 20 में क्रैश आ गया, और उसके अगले 2-3 साल मार्केट के लिए बहुत अच्छे थे. तो जब मैंने इनिशियली टेक्निकल एनालिसिस सीखा और मैं उसको प्रैक्टिस कर रहा था, बिकॉज मार्केट वाज अप ट्रेंडिंग, सारे सेटअप्स चल रहे थे, तो मुझे लगा यार मैं तो सीख गया. तो मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, बिकॉज जब आप कोई चीज सीखते हो और उसको अप्लाई करते हो और वो काम करती है, आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो मैं तो आई वाज मतलब ऑन द टॉप ऑफ द स्काई के यार मैं तो सीख गया, मैं तो बॉन्ड हूँ, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ. फिर क्या हुआ, मार्केट साइडवेज हुई. फिर मेरे को रियलाइज हुआ इट वाज लक, इट वाज नॉट स्किल. तो जो मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा था वो काम करता है, बट वो सर्टेन सिचुएशंस में काम करता है. तो टेक्निकल एनालिसिस वर्क्स इन सर्टेन टाइप्स ऑफ मार्केट. अगर आपके ट्रेंडिंग सेटअप्स हैं तो वो ट्रेंडिंग मार्केट में चलेंगे, साइडवेज सेटअप है, रेंज बाउंड सेटअप है तो रेंज बाउंड में चलेंगे, डाउन ट्रेंडिंग है तो डाउन ट्रेंडिंग में चलेंगे. ये समझ मुझे थोड़े टाइम बाद आई. जब शुरू के 1-2 साल जो लकी स्ट्रीक था वो खत्म हुआ, जब मार्केट साइडवेज हुई, लॉसेज होने शुरू हुए, या मार्केट थोड़ा ड्रॉ डाउन शुरू हुआ, तो मुझे समझ में आया यार अभी लगता है कुछ और सीखना बाकी है. फिर मैं फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ आई स्टार्टेड टू डेल्व, एंड फिर मैंने थोड़ा और पढ़ना शुरू किया लेजेंडरी इन्वेस्टर्स को. 3-3.5 साल बाद, विच वॉज अराउंड 23-24, जब मार्केट साइडवेज था, आई स्टार्टेड मेकिंग प्रॉफिट्स बिकॉज आई वॉज एबल टू आइडेंटिफाई कि मैक्रो लेवल, माइक्रो लेवल, फंडामेंटल और टेक्निकल को मिला के, जिसको टेक्नो फंडा भी कहते हैं कुछ लोग, कि इन सबको ज्वाइन करके क्या थीसिस बन रही है, उसके बेसिस पे जब मैंने इन्वेस्ट किया आई वाज मेकिंग मनी. तो 3-3.5 साल में मैं प्रॉफिटेबल हो गया, और अब मेरे को लगभग 5.5-6 साल हो गए हैं मार्केट में. पिछले 3 साल से मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हूँ, मार्केट को बीट कर रहा हूँ. बट हैविंग सेड दैट, आई वुड नॉट से इट विद प्राउड, आई वुड से आई हैव बीन लकी टू गेट टू थिंग्स आउट ऑफ माई क्यूरियोसिटी, एंड I was privileged enough to find resources available. Warren Buffett के essays और Poor Charlie's Almanac and Trading in the Zone and How to Trade for a Living, and बहुत सारी किताबें हैं ऐसी जो मैंने पूरी खत्म करी हैं, कई बार रिपीट भी करी हैं. कुछ किताबें ऐसी हैं जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं होती, लेकिन बहुत हेल्प करती हैं. जैसे देयर इज साइकोलॉजी ऑफ मनी, देयर इज अनदर वेरी गुड बुक कॉल्ड द अबंडेंस प्रोजेक्ट. ऐसी कुछ किताबें हैं जो थोड़ी माइंडसेट के बारे में हैं, तो वो सब भी मैंने पढ़ी. तो दैट हैज हेल्प मी. तो इन किताबों ने मुझे बहुत हेल्प किया. फिर जब मेरे को 2-3 साल हो गए स्टॉक मार्केट में अच्छा परफॉर्म करते हुए, तो मेरे को लगा यार अब ये स्किल मैंने 5-6 साल लगा के एक्वायर करी है, एंड नाउ आई डोंट से कि मैं बहुत फाड़ू ट्रेडर हूँ या इन्वेस्टर हूँ, बिकॉज वो जो मार्केट ने जब मेरे को थोड़ा पटका ना शुरू के 2-3 साल में, जब मैंने लॉसेस करे, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मार्केट इज सुप्रीम. आपको उसे समझना है और रिएक्ट करना है, प्रिडिक्ट नहीं करना है. तो मुझे ये समझ में आया कि इट इज वाइज टू ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स, इंप्रूव योर नॉलेज, एक्ट नाइसली, बिहेव वेल इन द मार्केट, एंड ट्राई टू फॉलो सम सिस्टम्स. और जब आप मार्केट आपको बता रही है कि आपने गलती कर दी है, तो उसको एक्सेप्ट कर लो. लॉस बुक करना है तो लॉस बुक भी कर लो. जो चीज नहीं चल रही है उससे लड़ने की जरूरत नहीं है. मतलब देयर इज नो पॉइंट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ रनिंग ट्रेन एंड ट्राइंग टू स्टॉप इट विद योर हैंड. मार्केट इज लाइक अ ट्रेन व्हिच इज कमिंग विद थाउजेंड्स ऑफ किलोस ऑफ मोमेंटम्स, और आप 100 किलो के होगे तो आप उस ट्रेन को नहीं रोक सकते. तो मार्केट इज दैट फोर्स. इट्स बेटर टू गो इन द सेम डायरेक्शन और डू द वाइज थिंग.
उसके बाद से फिर मैंने ज़्यादा सिस्टमैटिक इंस्ट्रूमेंट्स को ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया, लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट ज़्यादा शुरू करे, ट्रेडिंग को कम कर दिया। ट्रेडिंग एक्टिविटी में पहले बहुत ज़्यादा करता था, अब मैं मोस्टली आई वुड से आई एम एन इन्वेस्टर, बिकॉज मैं ना के बराबर ट्रेड करता हूँ। मैं कुछ भी खरीदता हूँ तो बहुत ही वैल्यूएशन फोकस होके, टेक्निकल फंडामेंटल सारे पैरामीटर पे स्टडी करके, मैक्रो स्टडी करके, इंडस्ट्री को स्टडी करके, सेक्टर को स्टडी, हाँ एवरीथिंग, मतलब वट एवर आई कैन गैदर अबाउट दैट थीसिस, उसके बाद ही मैं इन्वेस्ट करता हूँ। और पहले मैं ये करता था कि 10,000 का ये ले लिया, 20,000 का वो ले लिया, वो दैट इज अ वेरी बैड थिंग टू डू फॉर पीपल हु आर स्टार्टिंग आउट इन द मार्केट। इट्स बेटर कि आप कम स्टॉक्स लें या कम इंस्ट्रूमेंट्स लें, बट उसको अच्छे से स्टडी करके और थोड़ा साइजेबल चंक मिले। साइजेबल से मेरा मतलब है कम से कम 3 से 5% ऑफ योर कैपिटल शुड बी इन वन इंस्ट्रूमेंट। आपके पास 20 से 30 इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। इंस्ट्रूमेंट, व्हेन आई से इंस्ट्रूमेंट, आई मीन इट कैन बी अ स्टॉक, इट कैन बी अ म्यूचुअल फंड, इट कैन बी अ ETF। म्यूचुअल फंड मैं नहीं बोलूंगा 20-30 लेने चाहिए, म्यूचुअल फंड 3-4 भी एनफ होते हैं, बिकॉज वो इट सेल्फ डाइवर्सिफाई होते हैं। बट अगर कोई स्टॉक इन्वेस्टिंग कर रहा है, ETF इन्वेस्टिंग कर रहा है, तो 20 इज अ स्वीट नंबर। आप 20 से 5 इधर 5 उधर भी जा सकते हैं। 15 से 25 के बीच में अगर आप हैं और आप स्टॉक इन्वेस्टर हैं, तो यू आर डूइंग फाइन इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एज वेल एज मैनेजिंग द रिस्क। सेक्टोरल कॉन्सेंट्रेशन नहीं करना चाहिए। तो अभी ये जब सब सीख लिया, तो इसके बाद मेरे को लगा यार अब मैं इस नॉलेज का क्या करूं। वो कीड़ा तो है शेयर करने का, तो लगा कि यार अब मुझे कुछ शायद कंटेंट बनाना शुरू करना चाहिए इस पे, फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम करना चाहिए। बिकॉज जब मैं अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों से, जो कि बहुत मेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड, MBA करे हुए, कॉर्पोरेट्स में जॉब कर रहे हैं, CAs इनफैक्ट, जब मैं उनसे डिस्कस करता हूँ ना, उन्हें मार्केट्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता। मतलब आई वुड बी सुपर शॉक्ड एंड सरप्राइज टू नो कि एक CA को एक कंपनी के वैल्यूएशन पैरामीटर्स या जो रेशोज हैं उसके बारे में ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज नहीं है। बिकॉज वो अगर वो एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, मर्जर एक्विजिशन की स्टडी कर रहे हैं, तो वो वही करे जा रहे हैं। वो सुपर स्पेशलाइज्ड एक घोड़ा होता है ना, ऐसे ब्लाइंडर्स लगे हुए हैं, तो वो एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, दे आर नॉट लुकिंग अराउंड, तो दे आर सुपर चैनलाइज्ड। इनफैक्ट बहुत सारे CA ऐसे हैं जो दे आर नॉट टैक्स प्रैक्टिशनर्स, जैसे कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो उनका काम अगर मर्जर्स पे काम करना है या एक्विजिशंस पे काम करना है, तो एक सर्टेन सेट ऑफ काम ही कर रहे हैं। उनको इनकम टैक्स के बारे में भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, उनको टैक्स रूल्स भी नहीं पता है, बिकॉज उन्होंने वो सब पढ़ा है बट वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ उल्टा है, मैं सब कुछ मतलब सब कुछ पढ़ रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, मतलब बट मैं अपने आप को अवेयर रखने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत सारे डाइवर्स डोमेन में। तो मेरा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि यार अब मैं क्या करूँ। देन आई थॉट कि इस नॉलेज को मैं बाहर कैसे शेयर करूँ, प्लेटफॉर्म पे कैसे लाऊं, लोगों से एक अच्छे तरीके से इसको कैसे फैलाऊं। और मे बी मेरा थोड़ा एम्बिशन ये भी था कि क्यों ना मैं फंड मैनेजिंग की साइड पे जाऊं। तो मैं अपने मेरे जानकार हैं जिनसे मिला जो फंड मैनेजमेंट बिजनेस चला रहे हैं इंडिपेंडेंटली, आई गॉट इन टच विद देम। मैं उनके साथ बैठा, उनसे मीटिंग करी, उनसे समझा कि यार ये बिजनेस कैसे काम करता है, बिकॉज मेरे को उसके ऑपरेशनल साइड का नहीं पता। तो देन दे प्राइज्ड मी के किस तरह के रजिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे सेबी रजिस्टर्ड। हाँ, तो मैंने उनसे समझा कि, तो फिर उन्होंने मुझे समझाया कि देयर आर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, देयर आर रिसर्च एनालिस्ट एंड देयर आर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, RIAs। तो मोटा मोटा ये 3 स्ट्रीम्स हैं, इस 3 में से आप कुछ भी चुन सकते हो। बट जो RIA है वो उसमें कंप्लायंस और जो आपको टाइम और एफर्ट चाहिए, वो ऐसा है कि वो एक फुल टाइम काम है। एग्जामिनेशंस भी देने पड़ते हैं उसके, वो तो मैं वो हर एक में देने पड़ते हैं। तो वो म्यूचुअल फंड में भी देने पड़ते हैं, RIA में देने पड़ते हैं और RA में भी देने पड़ते हैं। एग्जाम देना इज नॉट अ बिग डील। वो तो मेरे लिए वो कंसर्न नहीं था। मेरे लिए था कि कंप्लायंस कॉस्ट, यू हैव टू कीप ए डेडिकेटेड ऑफिस, यू हैव टू कीप स्टाफ, कंप्लायंस स्टाफ, आपको कंपनी सेक्रेटरी प्लस अपने जो अकाउंटेंट्स हैं प्लस अटर्नी को भी आपको रोल पे रखना पड़ता है। रोल पे नहीं रखोगे तो आपको रिटेनर पे रखना पड़ता है। तो उसके कंप्लायंस कॉस्ट और सारे स्ट्रक्चर को समझने के बाद मुझे समझ में आया, बिकॉज मैं कार्बलॉग इंडिया पे एक्टिवली काम कर रहा हूँ और मैं इतने घंटे नहीं दे सकता कि मैं फुल टाइम यहाँ दे दूं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो, कार्बलॉग इंडिया इज ऑल्सो माई बेबी। तो मुझे उस प्रोजेक्ट को भी चला के रखना है। ऑल्दो आई हैव वेरी केपेबल टीम एंड पार्टनर्स विद मी, बट उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि मैं अपना, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो मैं अपने 50% एनर्जी वहाँ और 50% यहाँ लगाने को आई फील कंफर्टेबल। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स में मुझे लगा सेबी रजिस्टर्ड पर्सन बनना है, कंटेंट बनाना है। क्योंकि कंटेंट बनाने में ना एक मुझे और भी दिक्कत लगी, अगर आप यूट्यूब पे जाते हो, आप किसी भी स्टॉक का एनालिसिस या कुछ भी आपने पोस्ट कर दिया, आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो, आप क्वालिफाइड नहीं हो वो करने के लिए। आप कर सकते हो बट क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं हो,
you are playing with the potential of hurting somebody's financial well-being, their wealth, their life savings by giving them an unsolicited advice जो उनको harm कर सकती है। आपको नहीं पता वो advice जो देख रहा है वो उसको कितना अच्छे से समझ पा रहा है, वो उसके रिस्क को कितना समझता है, एंड माइंडसेट भी क्या है उसका। हाँ, तो रिस्क एपेटाइट। तो मेरे को लगा कि मैं ऐसे रैंडमली स्टॉक मार्केट कंटेंट बना के यूट्यूब पे डाल दूं, क्योंकि मैं कंज्यूम कर रहा हूँ 5-6 साल से, मेरे को पता है what is a legit good quality content and what is a shitty content which can be borderline dangerous and very dangerous for some people। कोई हो सकता है अपनी लाइफ की अर्निंग गवा दे आपकी गलत एडवाइस की वजह से, एंड यू आर नॉट क्वालिफाइड, और फिर भी आप एडवाइस दे रहे हो, और फिर आप ये बोल रहे हो कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो इट इज लाइक वॉशिंग योर हैंड्स, यार आपने पहले बता दिया ये कर ले और फिर बोला यार मैं ना सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसको एजुकेशन की तरह लेना, तो मेरा तुम्हारा जो नुकसान होगा ना उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो दैट्स अ वेरी बैड थिंग ऑफ वेरी बैड वे ऑफ डूइंग इट। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप सामने वाले को कुछ बता भी दो। इट्स लाइक अ केमिस्ट गिविंग आउट मेडिसिन टू समवन, प्रिस्क्रिप्शन। हाँ, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। तो आपको नहीं पता ना कि आप किसी पेशेंट को आप कोई दवाई दे रहे हो, उसकी कोई प्री एग्जिस्टिंग इलनेस हो, उसको साइड इफेक्ट कर जाए, कुछ रिएक्ट कर जाए, उसकी जान पे बनाए, तो वो अनसॉलिसिटेड अनरजिस्टर्ड एडवाइस देना अच्छा नहीं है। मैं वो नहीं करना चाहता था, तो मेरे को लगा मैं पहले सेबी रजिस्टर्ड बनूंगा, आई वुड क्लियर द एग्जाम्स, आई विल गेट द सर्टिफिकेशन। तो आई डिसाइडेड बेस्ड ऑन माय प्रोफाइल एंड एग्जिस्टिंग वर्क कमिटमेंट्स, मैंने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो लाइसेंस है, जिसमें मेरा रोल जो है एज एन एडवाइजर इज टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स रिस्क प्रोफाइल एंड सजेस्ट देम द अप्रोप्रिएट म्यूचुअल फंड्स। तो मैं आपको स्टॉक्स रिकमेंड नहीं करूंगा, ना मैं करना चाहता हूँ। मेरा जो इंटेंट है ना, जो मैंने नॉलेज गेन करी है, वो मैंने अपनी खुशी के लिए करी है, बट मैं चाहता हूँ कि अगर मैं किसी को हेल्प कर सकूँ उनकी फाइनेंशियल जर्नी को इजी करने में, तो म्यूचुअल फंड्स आर एक्सीलेंट वे फॉर मोस्ट कॉमन पीपल हु डू नॉट हैव एक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स टू गेट देयर वेल्थ इनटू कंपाउंडिंग मोड, बिकॉज उसको टेक केयर करने के लिए देयर आर प्रोफेशनल्स, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी में फंड मैनेजर्स हैं, जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो उस पैसे को मैनेज करते हैं। राइट, एंड एक स्ट्रक्चर में कर रहे हैं, हाँ, एक सिस्टम है जिसमें। हाँ, तो मैं अभी सेबी रेगुलेटेड हूँ। मैंने वो एग्जाम क्लियर किया जो NISM होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, जो जिसके बिना आप एडवाइस नहीं कर सकते, वो किया। एमफी से रजिस्टर किया, आई एम ARN सर्टिफाइड, सेबी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ऑल कंप्लायंसेस विद सेबी। उसके बाद ही मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया। तो पहले मैंने एग्जाम क्लियर किया, मैंने सर्टिफिकेशन लिया, उसके बाद मैंने यूट्यूब पे पहला कंटेंट डाला। मैंने अपना चैनल शुरू किया आम आदमी फाइनेंस के नाम से। तो आम आदमी फाइनेंस के पीछे जो इसका नाम भी जो है ना, वो मैंने बहुत समय सोचा। मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, इज अ ब्लॉगर फ्रेंड ऑफ माइन, मैं उसके साथ में बैठ के डिस्कस किया, ब्रेनस्टॉर्म किया। उसने मेरे को बोला यार, मैंने उसको बोला मेरा इंटेंट ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच आउट करूं और उन्हें समझाऊं कि आप थोड़े से एफर्ट से भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सकते हो। आपको लाखों रुपए शुरू में नहीं चाहिए, आपको एक हैबिट बनानी है कि आप थोड़ी सी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हैबिट में जाओ, आप सही इंस्ट्रूमेंट्स तक पहुंचो, आप गलतियां मत करो। जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी है, वो एक ऐसी किताब है जिसने मेरे को काफी इम्पैक्ट किया। किताबों की बात करें तो फाइनेंशियल जर्नी की तरफ जाते हुए मैं 1-2 किताबें और ऐसी हैं जिसमें बहुत माइंडसेट पे इम्पैक्ट हुआ, मैं उस पर थोड़ी देर में आता हूँ। तो आम आदमी फाइनेंस के पीछे का इंटेंट ये है कि फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करना। तो मेरे देखो, मैं ये नहीं कहूंगा मैं जो कर रहा हूँ ग्राउंड ब्रेकिंग है। देयर आर फ्यू क्रिएटर्स जिन आई लुक अप टू, जिनको मैं ना ऑनेस्टली रिस्पेक्ट करता हूँ। उसमें से एक है प्रांजल कामरा, जिनसे मैं कभी नहीं मिला हूँ। ही इज द फाउंडर ऑफ फिनोलॉजी विच इज एन एडवाइजरी। तो हाँ, तो उनका जो कंटेंट है ना, वो बड़ा ही नो नॉनसेंस कंटेंट है। वो प्रमोशंस नहीं करते ज्यादा, वो ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते, बीटिंग अराउंड बुश नहीं करते। ही गिव्स यू वेरी सेंसिबल एंड यूजफुल नॉलेज। और वो आपको कभी भी स्टॉक टिप्स नहीं देंगे, वो आपको स्टॉक्स के नाम नहीं बताएंगे, वो आपको ये बताएंगे कि आपको अपने पैसे को ज्यादा अच्छे से कैसे संभालना है। वही मेरा मिशन है। मैं उनसे थोड़ा अलग हूं क्योंकि मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है, मेरा थॉट प्रोसेस अलग है, बट आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय हिम। देयर इज अनदर क्रिएटर, वो थोड़ा सा ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, क्रिप्टो ये सब भी करते हैं, बट मैं उस डायरेक्शन में नहीं हूँ। ही इज ऑल्सो सेबी सर्टिफाइड ARN होल्डर, वो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। उनका नाम है अनंत लड्डा, इन्वेस्ट आज फॉर कल करके उनका चैनल है। वो काफी डेप्थ में मार्केट्स को एनालाइज करते हैं। उनका फैमिली भी जो है बैकग्राउंड, वो ब्रोकर प्लस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर फैमिली से आते हैं। तो ही इज अ सेकंड और थर्ड जनरेशन इन हिज फैमिली इन फाइनेंशियल डोमेन।
प्लस विवेक बजाज हु इज द फाउंडर ऑफ स्टॉक एज एंड फेस टू फेस सीरीज है उनकी, तो उनके पॉडकास्ट में बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ। ही इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिबल फाइनेंशियल क्रिएटर्स ऑन द इंटरनेट जिनको मैं देखता हूँ। तो ये सब लोग हैं ना, इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा है, प्लस आई लुक अप टू देम। और जो लोग आपको अच्छे इंटेंशन से कुछ सिखा रहे हैं, जो आपको टिप्स नहीं बेच रहे हैं, जो पंप एंड डंप नहीं कर रहे हैं, जो मैल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं, जो सेबी के रेगुलेशन में रह के आपकी वेलबींग को समझ के और आपको अच्छी डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं। मैं यूट्यूब पे जाके ये नहीं बता सकता कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज मुझे नहीं पता आप कौन हो, मुझे नहीं पता कि आप रिटायर्ड पर्सन हो या आप स्टूडेंट हो या आप हाउस वाइफ हो या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो। सबकी रिक्वायरमेंट्स और सबके कमिटमेंट्स और सबकी फाइनेंशियल नीड्स अलग हैं। मैं एक रिटायर्ड पर्सन को वो पोर्टफोलियो नहीं बता सकता जो मैं एक 25 साल या 26 साल के यंग प्रोफेशनल को बता सकता हूँ। तो सबकी फाइनेंशियल नीड्स, गोल्स, रिक्वायरमेंट्स, रिस्क प्रोफाइल, माइंडसेट अलग होता है। तो वो हर एक का जो प्रोफाइल है वो टेलर किया जाता है। उसी के लिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए गए हैं। उनका रोल होता है, उनका कोड ऑफ कंडक्ट, उनके एथिक्स ये बोलते हैं कि आप क्लाइंट को समझिए, उनको टाइम दीजिए, उनकी नीड्स को मैप कीजिए, उसके हिसाब से उनको फंड सजेस्ट कीजिए। आपको मिसगाइड नहीं करना है उनको। इनफैक्ट मैं देखता हूँ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक थोड़ी सी जो चीज मेरे को खलती है, जो मेरे को बुरी लगती है, वो ये है कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैं बहुत लोगों से पर्सनली नहीं मिला हूं, बट मैं बहुत लोगों को ऐसा जानता हूं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स उनको कभी समझाते ही नहीं कि आपके फंड्स किस तरह के हैं। वो उनको फी स्ट्रक्चर नहीं बताते। मतलब आप ये समझिए क्या है, ऐसा कुछ नहीं बताते हैं। नहीं, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं जो बहुत सालों से एसआईपी कर रहे हैं, 8-10 साल हो गए। उन्हें आज तक ये ही नहीं पता, एग्जिट लोड, एंट्री लोड की बात नहीं कर रहा मैं, उन्हें ये नहीं पता कि उनके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कितनी फीस मिलती है, कैसे मिलती है, और उनके जो फंड है उस पर कितना एक्सपेंस रेशियो है। जो कि हमारा कोड ऑफ एथिक जो है सेबी का, एमफी का, ये बहुत क्लियरली मेंशन करता है कि दैट यू हैव टू मेक योर इन्वेस्टर अवेयर कि वो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका एक परसेंट उसमें फीस में जाता है, कुछ परसेंटेज, और उस फीस में से ही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को पे आउट दिया जाता है। ये चीज ट्रांसपेरेंटली बतानी चाहिए। क्यों नहीं बता रहे हो आप? जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपसे फीस लेता है ना, आपसे फीस लेता है, आपको दवाई लिख के देता है, दवाई आप जाके खरीदते हो या वो दवाई अपनी तरफ से देता है तो उसके पैसे लेता है। तो देयर इज ट्रांसपेरेंसी, उसको पता है। अगर आपका डॉक्टर बोले कि नहीं नहीं यार तू मेरे को पैसे मत दे, तू जा केमिस्ट के पास जा, उसी के पास जाइए, यही टेस्ट कराइए, दैट्स अ वेरी शेडी प्रैक्टिस। ऐसा नहीं करते हैं। तो एटलीस्ट यू हैव टू मेक योर क्लाइंट, योर इन्वेस्टर अवेयर। तो मेरे को लगता है कि ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना, मैं अभी तक, मेरे पास ज्यादा क्लाइंट्स नहीं बिकॉज आई हैव जस्ट स्टार्टेड। मैंने जून में अपना ARN लिया है, अभी हम सितंबर में बैठे हैं, 2 महीने हुए हैं। तो आई हैव वेरी फ्यू फर्स्ट क्लाइंट्स अभी जो मेरे साथ हैं। इसके अलावा आम आदमी फाइनेंस पे मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए। 2 prong मेरा ये पर्पस था सेबी रजिस्ट्रेशन का। एक तो मैं फाइनेंशियल लिटरेसी पे कंटेंट क्रिएट कर सकूँ, सिंस आई एम अ रेगुलेटेड एंटिटी। मुझे पता है, मैंने एग्जाम दिया है, प्लस मैं मार्केट्स को समझता हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझता हूँ। मुझे पता है कि मेरे कोड ऑफ एथिक्स मुझे क्या बताने की और क्या ना बताने की जो है। मैं स्टॉक एडवाइस नहीं दे सकता, मैं आपको स्टॉक रिकमेंड नहीं करता और ना ही करूंगा। वो मैं अपने लिए करता हूँ अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा क्या रिस्क है। अगर आप क्वालिफाइड हैं, आप स्किल्ड हैं और आप कर सकते हैं तो आप करिए, वो आपका प्रोगेटिव है, वो आपका रिस्क है, आपका रिवॉर्ड है। उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा बिकॉज आई एम, अगर मुझे वो करना होगा कभी फ्यूचर में तो आई वुड प्रोबेबली गो द RIA और RA रूट। रिसर्च एनालिस्ट का काम होता है और बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। अब जो रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं उनको पता है उनकी क्या बाउंड्रीज हैं, तो वो आपको कभी भी गड़बड़ सलाह नहीं देंगे बिकॉज उनको पता है दे आर रजिस्टर्ड पर्सन। अगर उनके क्लाइंट ने कभी कंप्लेन किया तो सेबी इज देयर टू रिड्रेस द क्लाइंट्स और द इन्वेस्टर्स। तो जो एक MBBS डॉक्टर है, जो एक मेडिकल बोर्ड के साथ में एसोसिएटेड है, जिसने वहां प्रैक्टिसिंग का लाइसेंस ले रखा है, जिसकी रेपुटेशन स्टेक पे है, वो कभी भी आपको गलत दवाई देने की कोशिश नहीं करेगा इंटेंशनली। गलती से हो जाए तो अलग बात है, लेकिन एक झोला छाप डॉक्टर है या नीम हकीम है तो आपकी जान खतरे में है। तो ऐसा ही इन फाइनेंशियल मार्केट्स में भी है कि आप जिसकी एडवाइस सुन रहे हैं, आप जिससे एडवाइस ले रहे हैं, वो रजिस्टर्ड पर्सन है या नहीं है, क्या वो क्वालिफाइड है, क्या उसको पता है वो जो आपको बता रहा है वो आप बता सकता है या नहीं बता सकता है, क्या वो उस चीज को समझता भी है अच्छे से, या वो ऐसे ही बस व्यूअरशिप के लिए या रैंडमली आपको बता रहा है। तो ऐसे अनरजिस्टर्ड या फिर ऐसे लोगों से जो फॉर द सेक ऑफ आई बॉल्स ये कर रहे हैं, वो सामने वाले को कितना डैमेज पहुंचा रहे हैं, वो ये बहुत एक सीरियस इशू है। अभी सेबी ने क्रैकडाउन किया बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स पे,
जो लोग रजिस्टर्ड नहीं थे, जो लोग पंप एंड डंप चला रहे थे, टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू अपने Which started during COVID a lot. हाँ, कोविड में वो अटैच हुए लोग, तो उस समय रेगुलेशन जो इन्फ्लुएंसर्स पे था, अब सेबी ने थोड़े बहुत लाए हैं रेगुलेशंस, बट वो इस चीज को मिसयूज कर रहे थे। आई वुड से कि आप किसी का ट्रस्ट, अगर आप रेगुलेशन में आते हो या नहीं आते हो, इफ यू आर ऑन द बाउंड्री ऑफ एथिक्स, आपको ये डिसाइड करना है कि अगर इससे मेरा फायदा हो रहा है तो ठीक है आप कीजिए, लेकिन अगर उस सामने वाले को नुकसान पहुंचा के आपका फायदा हो रहा है, देन यू आर एथिकली रॉन्ग, वो आपको नहीं करना चाहिए। आप अगर किसी को कुछ सिखा रहे हो जिससे सामने वाले को कुछ प्रोडक्टिव मिल रहा है, मैंने भी पैसे देके ट्रेनिंग्स करी हैं बहुत सारी, मैं ट्रेनर्स के पास गया हूँ, मैंने उनसे कोर्सेज करे हैं, कुछ यूजफुल थे, कुछ नहीं भी थे, कुछ मुझे बाद में पता चला कि वो फेक भी थे या फिर वो एक्चुअल में ट्रेड नहीं करते थे। I also tried some of them. हाँ, तो मैंने उनसे ट्रेनिंग्स लिया, उनको फीस दी है, बट मैं उन चीज उसको ना उतना ब्लेम नहीं करता, क्योंकि उन्होंने उसके बाद मुझे कभी आके ये नहीं बोला कि ये स्टॉक ले लो या ये बेच दो। उन्होंने मुझे वो सिखाया जो उन्हें आता था, उसकी उन्होंने फीस ली, एंड आई डोंट हैव एनी ग्रज कि उन्होंने मेरे को अपना सिस्टम तो सिखाया कम से कम। बट जो लोग शेडी बिजनेस कर रहे हैं कि ये खरीद लो ये बेच लो, दैट इज आउटराइट इलीगल। तो वो सब चीजें जो है ना वो बहुत डैमेजिंग होती हैं उनके लिए, मतलब इस इंडस्ट्री के लिए भी डैमेजिंग है। हाँ। मैं मतलब since actually when we started this podcast and got joined with this platform, हमारा भी यही मिशन था that we bring genuine people to the fore. Like you know, अगर कोई medical advice है तो डॉक्टर ही दे। हाँ, right? exactly. So we have also brought on SEBI registered people on the platform. We have got on people who have 20 more years doing investing, both quant, algo, you know. So but the problem is that most people don't know how to pick an RIA. People don't even know that they can go onto the SEBI website and check who is and who is not, and what is the ratio of people who are actually registered to do this versus how many people they can attend to. So that is also a question. Like when we talk about education, so even how to choose has not been properly drilled down into people, right? जो आप प्रॉब्लम कह रहे हो ना, दिस इज अ फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम, आई वुड से एलीट्स की प्रॉब्लम है ये। जो 99% जनता, आई कैन से दिस विद फेयर कॉन्फिडेंस, जो आप प्रॉब्लम कह रहे हो वो 1% लोगों की प्रॉब्लम है। जो 99% लोग हैं उनको आइडिया ही नहीं, उनको हवा ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, उनको पता ही नहीं है कि वो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। उनको जो एंटायर सोशल मीडिया, एंटायर कंज्यूमरिज्म कल्चर, एडवर्टाइजिंग through the means of television, newspapers, magazines, internet, everyone is prompting them to upgrade their lifestyles. हर कोई महंगा फोन खरीदना चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, आई एम नॉट एन एक्सेप्शन। हर कोई अच्छी गाड़ी लेना चाहता है, हर कोई महंगा फोन खरीदना चाहता है, हर कोई अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में भेजना चाहता है, सबसे अच्छे घर में रहना चाहता है, सबसे अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनना चाहता है। मैं भी चाहता हूँ, आई एम नॉट सेइंग आई एम अ सेंट, बट नोबडी इज टीचिंग देम कि आपको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना है, आपको अपने फाइनेंसिस को ध्यान रखना है। कोई उनको ये नहीं समझा रहा है कि आपको, अगर आप कुछ कमा रहे हो, अपने बिजनेस से कमा रहे हो या सैलरी से कमा रहे हो, दो ही तरीके हैं मोस्टली पैसा कमाने के, आप उस पैसे को कंज्यूम करते रहोगे तो यू विल बी लेफ्ट विद नो मनी व्हेन यू आर इन अ एज और अ सिचुएशन व्हेन यू आर नॉट मेकिंग एक्टिव इनकम। तो पैसिव इनकम या फिर एक इन्वेस्टमेंट इनकम बनाना है, या अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए क्या करना है, फाइनेंशियल एजुकेशन जिसको बोलते हैं, दैट इज लैकिंग। हमें स्कूल में वाहियात चीजें सिखाई जा रही हैं। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री कम पढ़ा के आप बच्चे को फाइनेंशियल लिटरेसी के बेसिक्स भी सिखा दो तो वो अपनी जिंदगी में वेल इक्विप्ड है। आप एक 12th के बच्चे को थोड़ा कैलकुलस कम पढ़ा के उसको टैक्सेशन सिखा दो तो वो अपनी जिंदगी में बहुत बेहतर करेगा। आपको नहीं बताया जा रहा, स्कूल में तो बच्चों को हवा भी नहीं है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो भूल जाओ, वो तो बहुत ऊपर की बात है। ये फायर वायर की जो बात चल रही है ये तो बहुत ऊपर की बात है। लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है टैक्स क्या होता है, कितना टैक्स होता है, जीएसटी क्या होता है, उन पे डायरेक्ट टैक्सेस क्या लग रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या लग रहे हैं। ये सब चीजें हमारे, ऐसा लगता है जानबूझ के करिकुलम में नहीं रखी गई हैं कि लोग ज्यादा अवेयर ना हो जाएं। And I think that's why what happens is, what I have noticed is when a new generational workforce comes, like when they start in the first or the second year, they're completely shell shocked. ये हो क्या रहा है? Because you know they think मैं भी ऐसा ही था। मैंने, मतलब मैं आपको बताता हूँ, मेरे को लुकिंग बैक जो मुझको लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती करी। मेरी पहली सैलरी आई, फर्स्ट जॉब आई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और
उस समय तक आई थिंक क्रेडिट कार्ड आ गया था मेरे पास, क्योंकि जब आप जॉब ज्वाइन करते हो ना अच्छी कंपनी में, आईटी सर्विसेज में, तो बैंक आपको अकाउंट के साथ दे बैंक देते अकाउंट के साथ क्रेडिट कार्ड भी दे देते हैं। हैं। मैंने जाके ईएमआई पे फोन खरीद लिया, और उस समय सैलरी 20-22 हजार रही होगी स्टार्टिंग सैलरी, 19,000 रुपए का फोन खरीद लिया, और सोचा कि यार ईएमआई है, दे दूंगा 4-5 ईएमआई में। और मतलब आई थिंक दैट वाज द ग्रेवेस्ट मिस्टेक, फाइनेंशियल मिस्टेक, नॉट इमोशनल मिस्टेक। ऐसे ही मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कुछ कुछ खरीदा, किसी ने बाइक ले ली, किसी ने ये ले लिया, वो ले लिया। ठीक है, मैं फोन खरीदने को गलत नहीं बोल रहा मैं, बट ये बोल रहा हूँ कि उस समय मुझे फाइनेंशियल लिटरेसी जीरो थी। हमें स्कूल में कभी नहीं पढ़ाया गया, कॉलेज में कभी नहीं पढ़ाया गया फाइनेंसेस कैसे काम करते हैं, पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, पैसे को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, योर बिहेवियर टुवर्ड्स मनी क्या होना चाहिए। तो मैं वो आप कह रहा था ना, कुछ किताबें जिन्होंने मेरे थॉट प्रोसेस को इफेक्ट किया, फ्लिप किया, स्विच को ऑन किया। पहली किताब थी रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी, बहुत बेसिक बुक है। और मतलब सैड चीज ये है कि अभी भी 99% तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 80% लोगों ने उसका नाम भी नहीं सुना होगा। तो उस बुक ने मुझे बताया कि एसेट और लायबिलिटी नाम की भी कोई चीज होती है। तो जो फोन मैंने खरीदा था वो एसेट कम था, लायबिलिटी ज्यादा था। तो एसेट और लायबिलिटी का जब फर्क समझ में आया, फिर कुछ समय बाद मेरे को किसी एक अच्छे एंटरप्रेन्योर फ्रेंड ने एक किताब रेकमेंड करी उसी ऑथर की, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। जब मैंने वो पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि टाइप ऑफ अर्निंग्स, मतलब डिफरेंट वेज ऑफ अर्निंग क्या होते हैं। उस पर मैंने अभी एक आम आदमी फाइनेंस पे वीडियो भी डाला। तो मैंने एसेट लायबिलिटी पे वीडियो डाला, जो कि मेरा फर्स्ट लर्निंग थी, फाइनेंशियल लर्निंग। दूसरी लर्निंग मेरी कैश फ्लो क्वाड्रेंट से थी कि इम्प्लॉई क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, इन्वेस्टर क्या होता है, वो सब। उस पर भी मैंने एक छोटा सा 5-7 मिनट का वीडियो बनाया। तो मेरा जो इंटेंट है ना आम आदमी फाइनेंस को लेके, वो ये है कि फाइनेंशियल लिटरेसी पे बात हो, लोगों तक पहुंचे, यंगस्टर्स तक पहुंचे जिनको हवा ही नहीं है। वो स्टूडेंट्स हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, या ऐसे लोग हैं जिनको पता फाइनेंशियल लिटरेसी का एफ भी नहीं पता, उनको वो सिखाना है। मुझे लोगों को फाइनेंशियली अवेयर करना है। इन्वेस्टमेंट तक लाने में और आरआईए तक पहुंचने में ये तो बहुत ही दिस इज, यू आर राइट, दिस इज एन एलीट प्रॉब्लम। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज 90। वो 90 से 100 की दौड़ है कि कौन सा आरआईए चुनना है, सेबी की वेबसाइट पे आपको क्या देखना है। बहुत लोगों को तो सेबी का मतलब भी नहीं पता होगा कि सिक्योरिटीज ऑफ, नो, आई वाज एक्चुअली सेइंग दैट सेबी की फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। Even a lot of people who are supposed to be elite don't know this, right? They are elite because they are earning well. Yeah. But they don't know how to treat their money. Yeah. मतलब मेरी उम्र के मेरे पियर, जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स, जिनके पास में ठीक ठाक पैसा सेव्ड है, सेव्ड मतलब पड़ा है, वो उन्होंने फिक्स डिपॉजिट्स बना रखे हैं 5-5 साल से। तो मैं कभी सोचता हूँ यार, जो एक्चुअल इन्फ्लेशन है, गवर्नमेंट का नंबर तो कुछ भी होगा, बट एक्चुअल इन्फ्लेशन जो मिडिल क्लास लोगों के जो स्कूल्स के खर्चे और लाइफस्टाइल के खर्चे, इट इज अपवर्ड ऑफ 7-8%, विच इज हायर देन एनी एफडी रेट। तो वो अपने पैसे को डिग्रेड कर रहे हैं। अगर किसी ने 1-2 करोड़ रुपए एफडी में रखा हुआ है, विच इज अ साइजेबल अमाउंट, तो हैं ऐसे फ्रेंड्स जिनको अब मैं कंसल्ट कर रहा हूँ कि हाँ भाई, इसको धीरे धीरे कैसे मूव करना है, कैसे मूव आउट करके बेटर एसेट्स की तरफ जाना है। लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी कम है कि उन्हें नहीं पता है कि उस पैसे को कैसे डील करना है, पैसे को कैसे ट्रीट करना है। पैसा एक रिसोर्स है। इट इज लाइक के आपके घर में पानी की टंकी है, उसमें पानी भरा है, और उसको आप बहुत अय्याशी से यूज कर लोगे और वो टंकी खाली हो जाएगी, तो आपको पीने के लिए पानी नहीं बचेगा। तो आपको बाथ टब में भर के उसको खाली नहीं कर देना है। तो जो कंज्यूमरिज्म कल्चर है ना, कि यार नया लेटेस्ट आईफोन होना चाहिए, बेस्ट वाले स्नीकर्स होने चाहिए, ब्रांडेड शूज होने चाहिए, ब्रांडेड शर्ट्स होनी चाहिए। आप सारे शौक पूरे करो, मैं आपको नहीं कहता कि आप मत करो, बट आपको पता होना चाहिए कि आपकी अर्निंग्स कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपका सेविंग पोटेंशियल क्या है, आपकी एज क्या है, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। इफ यू आर प्लानिंग अ फैमिली और अ किड्स, उनके कल के स्कूल एक्सपेंसेस और कॉलेज एक्सपेंसेस क्या हैं। आप जब रिटायर हो जाओगे, जब आपकी एक्टिव इनकम कम हो जाएगी, तो आपकी जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो सब कहीं मैजिकली नहीं आएंगे। वो आपको जो आप अभी कमा रहे हो उसमें से सेव करके वो कॉर्पस क्रिएट करना है। बहुत से लोग करते भी हैं, बट वो कई लोग ऐसे एसेट्स में फंस जाते हैं जहां पे लिक्विडिटी नहीं है, जहां पे रिटर्न्स कम हैं। कुछ लोग फिक्स डिपॉजिट्स कर लेते हैं, कुछ लोग
एक्सेसिवली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हो जाते हैं, एक्सेसिवली। और ऐसे प्रोजेक्ट्स में चले जाते हैं जिनको शायद वो उनके रिस्क प्रोफाइल से मैच नहीं करते। मतलब मैं ये नहीं कहता कि रियल एस्टेट खराब है, बट मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें किस तरह के रियल एस्टेट में हाथ डालना चाहिए और कितना परसेंट ऑफ देयर वेल्थ शुड बी इन रियल। दैट्स व्हाट आई सेड, एक्सेसिवली। हाँ, एक्सेसिवली कि अगर 20-30% का एक्सपोजर लेना तो 90% का एक्सपोजर ले लिया। अब वो बीमार हो गए या उनको कोई इमरजेंसी आ गई या उनकी सपोज गाड़ी खराब हो गई, अब उन्हें गाड़ी चेंज करनी है, अब उनका सारा पैसा रियल एस्टेट में है, अब उनके पास गाड़ी खरीदने तक के पैसे नहीं है, जबकि उनकी नेटवर्थ बहुत बड़ी होगी लेकिन उनके पास कैश फ्लो नहीं है। तो उन्हें लोगों को समझ नहीं आता कैश फ्लो क्या होता है, उनको ये नहीं समझ में आता कि लिक्विडिटी क्या होती है, कहाँ क्या रखना चाहिए। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं और मैं ये नहीं कह रहा कि अगर उन्हें समझ नहीं आता तो उनकी गलती है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की गलती है कि हमें फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाई ही नहीं जाती। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद से सीखें। खुद से सीखने के लिए अच्छी किताबें हैं, मतलब साइकोलॉजी ऑफ मनी तो एनी टाइम आई वुड रिकमेंड टू एनीवन। तो आई एम नॉट गेटिंग पेड फॉर रिकमेंडिंग दिस बुक, बट आई हैव रेड इट ट्वाइस बिकॉज़ दिस इज अ वेरी सिंपल एंड इजी बुक टू अंडरस्टैंड और ज्यादातर लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है। राइट। और थोड़ा सा एसेट लायबिलिटी क्या होता है वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसको समझने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी की जो रिच डैड पुअर डैड है, और जिसको वो अच्छी लग गई तो शायद कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ये 2-3 किताबें जो है मैं कहता हूँ कि ये हर कोई पढ़ सकता है, वो स्टूडेंट हो, 15-16 साल का हो, आप साइंस स्ट्रीम से हो, आप ह्यूमैनिटीज से हो, आप इंजीनियर हो, आप नहीं हो, आप साइंटिस्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीजें, ये बुक्स इतनी बेसिक हैं जो हर किसी के लिए अप्रोप्रिएट हैं। और मेरे को लगता है कि आप डेप्थ में नहीं जा रहे हैं तो एटलीस्ट इतना पढ़ लीजिए ताकि आपको थोड़ी सी अवेयरनेस आ जाए कि पैसा क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी अच्छी किताबें जैसे सौरभ मुखर्जी की कुछ किताबें हैं, गुड बुक्स व्हिच आर मोर पढ़ी है सो ऑब्वियसली कॉफी कैन इन्वेस्टिंग एंड अदर्स, अभी उनकी एक डायमंड्स इन द डस्ट करके है। सो दीस आर गुड बुक्स टू अंडरस्टैंड लाइक हाउ इट गोस। दे माइट नॉट लेट्स टॉक मनी है मोनिका जलान, मोनिका हेलन, हाँ, तो वो भी अच्छी किताब है। That's a good book. मैंने उनके कुछ इंटरव्यू सुने हैं। I think that is one book that every person who joins the workforce should read immediately. मुझे तो लगता है कि ना, मतलब मे बी she has a book on mutual funds as well, explaining all types of mutual funds. She is a very big proponent of mutual funds, so am I. बट मेरे को ये लगता है कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है ना, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर 11th-12th करिकुलम। कि जो बच्चा कॉलेज भी जा रहा है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब लोग ग्रेजुएशन करेंगे। बहुत से लोग ऐसा होता है कि स्कूल के बाद में एक डिस्टेंस लर्निंग कोर्स किया, फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया, या फिर कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पे निकल गए या कुछ और। तो हर कोई ऐसा नहीं है कि वो एक डिग्री लेके कॉर्पोरेट लाइफ में जाएगा। तो बहुत सारे लोग गिग इकोनॉमी में हैं, अपनी फ्रीलांसिंग जॉब्स कर रहे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो 11th-12th का अगर करिकुलम बना दोगे ना, तो ज्यादातर लोग 12th का एजुकेशन तो करते ही हैं, तो 11th-12th में फाइनेंशियल लिटरेसी पे एक कोर्स होना चाहिए। एंड और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स वालों को पढ़ाओ, ये आप कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, सबको पढ़ाओ यार। मतलब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज बेसिक। आपको टैक्सेस समझ में आने चाहिए, आपको एफडी क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, रियल एस्टेट को भी समझाना चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि सारे एसेट क्लासेस को समझाना चाहिए। प्रीशियस मेटल क्या होता है, करेंसीज क्या होती हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे चलती है, बिकॉज वी आर अ कनेक्टेड इकोनॉमी। मतलब अगर यूएस में कोई डिसीजन होता है तो वो हमारी कंट्री के इकोनॉमी को बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वी आर एन एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी अभी, स्पेशली इन आईटी सर्विसेज। तो बेसिक्स तो पढ़ाने ही चाहिए। इकोनॉमिक्स जो हमें पढ़ाई जाती है ना, वो किसी काम की नहीं है। वो सिर्फ डिमांड सप्लाई और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा के वो सब समझते हैं कि हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा दिया तो अब ये गुरु हो गए। वो बहुत किसी काम की चीज नहीं है। Obviously, like we can go on discussing this topic, and would be a very interesting topic to discuss. But obviously, we also have, you know, more questions. And also, I mean, I think on time, I would like to know from you is like what's your long-term vision with Aam Aadmi Finance, like because that's what you're building now. So what's your long-term vision with it? यार पहला तो मैंने आपको बताया कि मुझे लगता है कि जो चीजें मैं पर्सनल फाइनेंस को लेके अब समझाऊं, मतलब अभी आई एम 41 years of age और मैंने 2019 में लगभग 5-6 साल पहले इस चीज को डेप्थ में समझना शुरू किया, 36-37 की एज में। ये चीज अगर किसी 20 year old या 22 year old को समझा दी जाए या बता दी जाए, भले उसको समझ बाद में आए, उसको बता दी जाए, सिखा दी जाए, तो वो अपनी लाइफ के 5 से 10 साल बचा सकता है इन द सेंस अपनी फाइनेंशियल जर्नी को वो 10 साल छोटा कर सकता है। मतलब जो मैंने
अपनी 40 की एज में अचीव किया है, अगर जो फाइनेंशियल नॉलेज अगर ये मेरे को 20 में मिल जाती तो मैं ये 30-32 में अचीव कर लेता। तो मेरी जो 10 साल का फाइनेंशियल स्ट्रगल है वो कम हो जाता। मैं अपने फाइनेंशियल डिसीजन ज्यादा अवेयरनेस के साथ ले पाता, ज्यादा प्रूडेंट होता है वो। मुझे पता होता कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे कितना इन्वेस्ट करना है, कितना खर्च करना है, मुझे पता होता कि क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, मुझे क्या डायरेक्शन लेनी है। हालांकि आई वुड कंसिडर माई सेल्फ ब्लेस्ड दैट आई गॉट एक्सपोज टू इट एट एन एज ऑफ 27-28 और वो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली गई और वो मैंने सीखे ये सब चीजें। बट ये सब चीजें मुझे लगता है कि मेरा मिशन जो आम आदमी फाइनेंस को लेके है, उसका नाम भी आम आदमी फाइनेंस इसलिए कि इट इज फाइनेंस फॉर कॉमन पीपल, इट इज फॉर एवरीवन, इट इज इररिस्पेक्टिव कि आप क्या करते हैं। आप अगर चाय का ठेला भी लगाते हैं ना, यू शुड नो अबाउट दिस थिंग्स, आपको पता होना चाहिए ये चीज। आप अगर गारमेंट शॉप चलाते हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप रॉकेट साइंटिस्ट हैं, आप वर्ल्ड के बेस्ट मैथमेटिशियन हैं, आप रिसर्च एनालिस्ट हैं, आप कुछ भी है, आप पीएचडी हैं, आप जियोलॉजी में, ठीक है, मतलब मेरे एक जानकार हैं वो पीएचडी हैं जियोलॉजी में, a lot of PhDs on in some part of my family जो intellectually बहुत smart हैं, मतलब I bow down to them because of their intellect, but sadly उनको भी financial literacy ज्यादा अच्छे से नहीं समझ में आई, because ना उनके करिकुलम में थी, ना उन्होंने कोशिश करी। वो अपने करिकुलम और अपने करियर में इतना फोकस्ड है अभी भी, विच इज अ गुड थिंग, बट उन्होंने दे नेवर टुक द टाइम टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, जिसको समझने से वो अपनी फाइनेंशियल जर्नी को 10 साल छोटा कर सकते हैं। 10 साल छोटा करने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज आप 40 में अचीव कर रहे हो तो आप शायद उसको 30-32 में अचीव कर लोगे। तो मैं चाहता हूं कि हम अपने यूथ को, अपने अपकमिंग जनरेशन को ये चीज से इक्विप करें ताकि वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन ज्यादा अवेयरनेस के साथ ले सकें। मैं ये नहीं कहता कि आप महंगे फोन मत खरीदो, आप खरीदो, बट आपको पता होना चाहिए कि वो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को किस तरह से इंपैक्ट कर रहा है। मैं एक यूट्यूब क्रिएटर हूं, जब मैं फोन खरीदता हूं या अपने लिए कुछ गैजेट लेता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि मेरे बिजनेस में कितना काम आएगा। मेरे पास पैसा है कि मैं आईफोन प्रो मैक्स खरीद सकता हूँ, बट मैंने वो ना खरीद के एक 60,000 वाला फोन खरीदा जो मेरे को उसका 90% ऑफ द आईफोन प्रो मैक्स का क्वालिटी दे रहा है एट द से लेस देन हाफ द प्राइस, 35% ऑफ द प्राइस। मैंने ये देखा कि इसमें माइक लग जाएगा, इसका वीडियो स्टेबलाइजेशन ठीक है, इसका कलर ग्रेडिंग ठीक है, इसका HDR ठीक है, मैं उसको प्रोफेशनल टूल की तरह देख रहा हूँ। और दूसरी तरफ एक स्टूडेंट है या फिर एक यंग प्रोफेशनल है जिसने उसका कोई प्रोफेशनल यूज नहीं करना, उसको फ्लॉन्ट वैल्यू के लिए उसने ले लिया। अब वो 1.5 लाख रुपए का उसने फोन ले लिया, मोर ऑफन देन नॉट उसके पास वो 1.5 लाख रुपए उसके अकाउंट में नहीं था, उसने वो बाय नाउ पे लेटर वाली स्कीम में या नो कॉस्ट EMI में ले लिया, विच इज एक्चुअली नॉट नो कॉस्ट। तो अब वो शायद 50,000 के फोन से काम चला सकता था, जो 1 लाख रुपया उसने वो इन्वेस्टमेंट ना करके उस फोन में डाल दिया। वो उसको एंजॉय करेगा, बट शायद 1-2 महीने एंजॉय करेगा, 6 महीने बाद उसको लगने लगेगा यार मैंने 17 खरीदा, अब 18 आ रहा है, तो वो सैडनेस आ जाएगी। बट वो जो 1 लाख रुपए गया ना उसका, वो अगर वो SIP में, बिकॉज अब अर्लियर एज में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो ज्यादा कंपाउंड होता है आपका, बिकॉज आप उसको टाइम ज्यादा दे रहे हो, तो वो 1 लाख अगले 20 साल बाद वो शायद उसके कॉर्पस को कम से कम 25-30 लाख रुपए का हर्ट करेगा। तो उस यूथ को ये नहीं पता कि वो अपने 10 साल बाद के या 15 साल बाद के 20 लाख रुपए को हर्ट कर रहा है बाय बाइंग ए मोर एक्सपेंसिव फोन। आपका अगर अभी आप करियर स्टार्ट कर रहे हो, आपके 5-7 लाख रुपए की गाड़ी से आपका काम चल सकता है, आप यंग प्रोफेशनल हो, लेकिन आप बड़ी EMI बना के 15 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो, वो जो 10 लाख का डेल्टा और जो उसकी EMI है वो आपको 10-15 साल बाद आपको कम से कम 30-40 लाख रुपए का डेंट मार रही है। तो आपने 10 लाख रुपए उस फोन में, 15 लाख रुपए फोन में गवा दिए, और आप टिपिकल 28-30 ईयर्स ओल्ड हो, आपने एक 1.5 लाख का फोन ले लिया और एक 15 लाख की गाड़ी ले ली, विच इज नॉट अ वेरी रेयर यूज केस, बहुत कॉमन है। अब जब वो 25 ईयर ओल्ड, जब वो 40 ईयर्स का होगा ना, तो उसकी कंपैरिजन में अगर एक उसका जो फ्रेंड है जो फाइनेंशियली अवेयर है, जिसने 50,000 का फोन खरीदा और 7 लाख की गाड़ी खरीदी, वो उस फोन को उतना ही यूज कर पा रहा है और उस गाड़ी से भी उतनी जगह पे जा पा रहा है, बट 15 साल बाद उसका कॉर्पस उससे 30-40 लाख रुपए ज्यादा होगा। जब वो कंपेयर करेगा ना अपने दोस्त से, यार तेरा 40 लाख का कॉर्पस मेरे से ऐसे ज्यादा हो गया, हमारी तो सैलरी भी सेम थी, तो देन इट विल बी टू लेट।
और वो फाइनेंशियल अवेयरनेस तभी आएगी जब हम मनी को लेके अवेयर होंगे कि मनी एक्चुअल में एक रिसोर्स है, वो पानी की टंकी है जो छत पे है। अगर हम बाथ टब भर के अभी यूज कर लेंगे तो रात को पीने के लिए पानी नहीं बचेगा, फिर आपको पानी की बोतलें खरीदने जाना पड़ेगा या पड़ोसी से पानी मांगने जाना पड़ेगा। वेयर एज द पर्सन हु इज यूजिंग इट वाइजली, यूजिंग इट मोर फ्रूगली विल हैव द सिक्योरिटी, कंफर्ट एंड वो ज्यादा उस रिसोर्स को ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इट्स अ रिसोर्स, मनी को रिसोर्स की तरह देखना चाहिए, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए, मिस यूज नहीं करना चाहिए। Thank you so much for telling us so many things about finance. There is a lot जो हम आपसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, and maybe when we call you later again we will talk to you about it. But तब तक के लिए if you want to give any message to our audience, please feel free. देखिए, ये मैटर नहीं करता कि आपका एज ग्रुप क्या है, ये मैटर नहीं करता कि आप क्या करते हैं। आप अगर न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी हैं ना, मतलब विच इज द रेयरेस्ट ऑफ द प्रोफेशन एंड मोस्ट डिफिकल्ट, एंड यू आर प्रोबेबली टॉप 0.0001% ऑफ द अचीवर्स इन द वर्ल्ड, आपके लिए भी फाइनेंशियल लिटरेसी उतना इंपॉर्टेंट है जितना एक बहुत मीनियल वर्कर के लिए है। फाइनेंशियल लिटरेसी वो नॉलेज है जो एक बेसिक नॉलेज है, वो ऐसी नॉलेज है कि हाउ टू बिहेव, जो सबको पता होना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी को लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप 50 किताबें पढ़ें, आप 2-3 किताब से शुरू करें, आप उस चीज को समझें, आप अपने पैसे को समझें, उससे आप अपने बिहेवियर को भी और अच्छे से समझ पाएंगे, अपने आप को भी समझ पाएंगे। और जो हम प्रेशर में आके या दुनिया को दिखाने के लिए कुछ करते हैं ना, वो चीजें उस समय हमें खुशी देती हैं, बट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अगर आपको पता है या किसी को पता है कि वो बहुत मोमेंटरीली खुशी होती है, जो लास्टिंग खुशी मिलती है वो उस सिक्योरिटी से मिलती है या उस ठहराव से मिलती है जब आपको जिंदगी में ये सुकून होता है कि मेरे पास इतना सेव्ड अप है कि मेरा फ्यूचर जो है वो इजी है, मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे जरूरत में, मैं अपने फ्यूचर जनरेशंस की, अपने बच्चों की जो है ज़्यादा अच्छे से उनको एजुकेट कर पाऊंगा, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे पाऊंगा, मैं एक कंफर्टेबल ओल्डर एज लिव, I will be able to live a more comfortable older age when I grow up, because I took some financial decisions. I took the effort to understand money better and use it in a better way. और मैंने उसको उस तरीके से रिसोर्स को यूज किया, एक्सप्लॉइट नहीं किया, उसको यूज करके खत्म नहीं कर दिया, उतना यूज किया जितनी मुझे जरूरत थी। और मैंने लाइफ को एंजॉय भी किया। मैं ये नहीं बोलता कि आप बिल्कुल एंजॉय ना करें, आप घूमिए फिरिए, ट्रिप्स करिए, अच्छे जूते, अच्छे कपड़े, बट यू शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आपके कैश फ्लोज क्या हैं, आपके मीन्स क्या हैं, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं। आप उस फ्रीडम को जब आप इंजॉय करेंगे ना, हम अल्टीमेटली उस फ्रीडम के लिए जिंदगी भर काम करते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है ना कि अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी लाइफ होगी, आपको वरी नहीं करना पड़ेगा। तो वो उस वरी से बाहर आने का ये रास्ता है। Thank you so much, Rohit. You've heard Rohit and you've heard a lot of other guests on this platform about financial literacy and prudence. If you have any questions, please उनको comment में दीजिए and we can pass it on to Rohit, and also follow his channel and blog. Aam Aadmi Finance. I would request you to please put of course, the channel name in the description. Of course. And I would really appreciate if you join it, because it's a very new channel. Very few followers, very few people know about it as of now. Yeah. But everything starts with a zero, isn't it? Yes. Even personal finance. Yes. So thank you, Rohit, and hope to see you again. Thank you so much. Thank you. Thanks for having me. Pleasure. Thank you. Bye.